Assalamualaikum and welcome back to Morning at Home only on PTV Home. और नादिया जान डाल लो, क्या हुआ मेरे साथ? कल मैं वही अपने जिस आड़ू की बड़ा डिस्कस कर रही थी, मुझे लगता है कि आड़ू ने माइंड कर लिया क्योंकि मैं 2-3 शोज़ में बोल रही थी। आज मेरे से फंबल भी होना है और आवाज़ भी आपको शायद थोड़ी थोड़ी मेरी मर्दाना लगे, नादिया की बजाय नादर लगूँ मैं आपको, लेकिन वो हुआ ये। और ये टीम गवाह है कि कल हम लोग शो के बाद मीटिंग कर रहे थे, वही मैं अपना आड़ू खा रही थी और इसके बाद तो वो आड़ू ने कुछ ऐसा कुछ गेम किया मेरे थ्रोट में, मैं इतना बुरा खांसी और खांसी के बाद मेरी आवाज़ ये वाली हो गई थी। अभी तो शुक्र है कुछ आवाज़ निकल रही है, मैंने गार्गल्स किए, मैंने बड़ी दुआएं की, मैंने आड़ू से माफ़ी मांगी। मैंने कहा आड़ू तो माइंड कर गए मुझे, मैं कह रही थी ना कि आजकल आड़ू कुछ बहुत खट्टे बहुत सख्त लगता है कि सेब ने कपड़े बदल आड़ू के कपड़े बदल दिए, तो आई थिंक आड़ू माइंड कर गया, तो वो उसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है आज कुछ अजीब और गरीब और स्ट्रेंज है। आज के शो में क्या होने वाला है आपको बताऊं। आज का शो इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एज ऑलवेज, जो हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है और जो आप लोग देख भी रहे हैं कि पीटीवी की और मेरी हमेशा ये एक जॉइंट वेंचर होता है, एक ख्वाहिश होती है कि भाई लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। मसले मसाइल हमारे बहुत हैं, लेकिन ये कि कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चे दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि खुद पढ़ते हैं और वो जिनको डरा के पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी पिटाई करके पढ़ाना पड़ता है, पेरेंट्स करते हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन होता है ऐसा। डॉक्टर वजाहत के साथ हम बात करेंगे रिश्तों पे, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, इतनी डिवोर्सेस बिला वजह, कोई बड़ी बड़ी वजूहात नहीं है, या तो मियाँ कहता है कि पता नहीं क्या हुआ या बीवी कहती है पता नहीं क्यों। बगैर पता हो के एक रिश्ता सालों का इतनी आसानी से टूट कैसे जाता है और कितने लोगों को अपने साथ डुबाता है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आजकल कुछ बढ़ ही गया है, आसपास बहुत सारी डिवोर्सेस हो रही हैं, सेपरेशंस हो रही हैं और वजह पूछी जाए तो कोई भी नहीं। तो क्या इन घरों को, इन रिश्तों को बचा सकते हैं हम? और अगर टूट गया तो आगे इसके बाद क्या होगा? क्या खुश हो जाते हैं? क्या ज़िंदगी बेहतर हो जाती है? और गोश्त, आहा, हमारी लाइफ में जितने रिश्ते ज़रूरी हैं शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है गोश्त। हर तरह का मीट, चिकन मीट, रेड मीट, फिश मीट, सी फूड, इस तरह के और भी कुछ हैं, कुछ और भी अजीब अजीब खाते हैं, बटेर भी खाते हैं। तो एनीवेज़, ये इस तरह के मीट की कितनी क्वांटिटी हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है। ये बड़ी अच्छी हम बात करें। एक हम नॉर्मल लोगों की आपको बताएंगे कि प्रोटीन कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है, जैसे मेरे अब्बा डायबिटिक हैं और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, उनको मैं कितना प्रोटीन अलाउ करूँ। फिर उनका यूरिक एसिड का भी मसला है, 3-4 और भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो उसकी वजह से प्रोटीन का जो है ना, मुझे लगता है हम सब ज्यादती कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू हैव ब्लड प्रेशर, तो यूरिक एसिड या और ऐसी कंडीशंस जिसमें मीट को कम कर देना चाहिए, और अगर खाना है तो कौन सा मीट आपको इजाज़त है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है, उस पर आवाज़ बेहतर हो रही है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक थोड़ा, तो वो हम बात करेंगे। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं सिद्रा रज़ा, उनसे हम बात करेंगे। जो बच्चों का मसला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस पर आपने ज़रूर देखिएगा। उस पर फेरा और मुस्तफ़ा बुपाटी जो कि उनका एजुकेशनिस्ट है, अपना स्कूल सेटअप है, वो उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। न्यूट्रिशनिस्ट सिद्रा जी, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आवाज़ को ना ज़रा थोड़ा झूले दे रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, आप एंजॉय कर रही हैं? मैं अच्छा रहा, थैंक यू। तो फिर आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि मैं अपनी आवाज़ को ना इस वक्त वो गले को वो मसाज दे रही हूँ। क्या था वो, हमें स्पीच थेरेपिस्ट ने कहा था कि गले की एक्सरसाइज है, सब मेरे साथ करें। अगर आपने अपने गले को स्ट्रॉन्ग करना है, हंसने की जरूरत नहीं, ये बहुत सीरियस बात है, आप भी कीजिए प्लीज। सिद्रा जी, आप यॉन करेंगी और फिर साय करेंगी। रेडी, 1 2 यॉन। ओके राइट, स्लीपिंग ब्यूटी। ये कोई ऐसी फनी बात नहीं है, ये बाकायदा एक वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करती है ये एक्सरसाइज जी। तो सिद्रा जी, हमारी नॉर्मल लाइफ में हम सबका जो है मीट या प्रोटीन कंजम्पशन कितनी है? अच्छा नादिया, पहले तो हम ये बता दें कि अभी मैं जब ये मुझे टॉपिक बताया गया, आई वॉज थिंकिंग कि इस वक्त वक्त के साथ साथ लोगों की डिमांड्स डिफरेंट हैं। इस वक्त लोग गोश्त को पका रहे हैं, गोश्त को स्टोर कर रहे हैं और गोश्त को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं। सो वी नीड टू नो कि गोश्त को हैंडलिंग और चीज़ें किस तरह करनी है। पहली चीज़ है कि ये मिसकॉन्सेप्ट हटा दें कि बीफ और मटन का इंटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज बीफ और मटन का इनके अंदर बहुत एसेंशियल वाइटामिन्स हैं, एसेंशियल मिनरल्स हैं, जिंक बहुत अच्छी अमाउंट में, एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन B12 है जो कि आपको नॉर्मल लोकल सोर्सेज से नहीं मिल रहा होता।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि कौन कितना प्रोटीन खा सकता है। तो अभी तक कोई ऐसा रफ एस्टिमेट मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। लाइक व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट, तो 2 साल से लेके 13 साल के बच्चे यानी लड़के और लड़कियां दोनों, इनको दिन में 2 से 5 आउंस गोश्त लेना चाहिए। दैट्स द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। और गोश्त किस तरह का गोश्त, देखिए ना, वाइट वो भी है, वाइट मीट, रेड मीट, सी फूड। आउंस मैंने कहा, 1 आउंस का मतलब है 1 अंडा, 1 आउंस का मतलब 1 बोटी, वो चाहे गोश्त की 1 बराबर 1 इंच की, या फिर ये जो गोश्त वाला हमें गोश्त स्टैंडर्ड साइज की काट के देता है वो 1 बोटी हो गया, या 1 टेबलस्पून पीनट बटर, या 1/4 कप आपका लोबिया का सालन। ये सब इक्विवेलेंट है एक प्रोटीन के। सो अमेरिकन्स ये कहते हैं कि आप रादर देन अपनी सारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रेड मीट से पूरी करने के बजाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से अपनी डाइट को पूरा करें। अच्छा, फिर 13 साल के बाद जब 14 साल से लेके 50 ईयर्स और प्लस, इस एज ग्रुप में जो एवरेज प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को कोई डिजीज प्रोसेस नहीं है, तो दैट इज़ बिटवीन लाइक 3 आउंस टू 6 आउंस। ठीक है, तो 6 आउंस, अब ये डिपेंडिंग अपॉन के फीमेल्स को आप 5 आउंस तक रख सकते हो, 5.5 आउंस तक रख सकते हो, और ये चीज़ यही रेंज वेरी होगी। सो डैट मीन्स के 5, 5.5 यानी 5 बोटी आप कर सकते हो। नॉर्मली हमें रूटीन में इतना ही लेना चाहिए, हमें इतना ही लेना चाहिए प्रोटीन। अच्छा, अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट बंदे के हिसाब से फ़र्क होती है। आपकी एज से प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी, बिकॉज जो ग्रोइंग एज है, जैसे 13 साल के बच्चे हैं, उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। इसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन, उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। लेक्टेटिंग मदर, जो कि दूध पिलाने वाली माँ है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ़र्क होगी। वो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि कितना अंदाजन उसकी। ये डिपेंड करता है उसका वेट कितना है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेट पे कैलकुलेट होती है। अब आप और मैं फॉर एग्जांपल सेम एज पे हैं, लेकिन आपको मेरा वेट फ़र्क होगा, तो आपके वेट के हिसाब से प्रोटीन डिफरेंट कैलकुलेट होगा, मेरा डिफरेंट होगा। ये चीज़ वेरी तो वेट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। वेट ज़्यादा होगा तो उसकी फिर रेंजेस हैं कि अगर बहुत फॉर एग्जांपल अगर 120 किलो का पर्सन है, तो उसकी तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वुड बी लाइक 1 kg गोश्त। तो हम उसे इतना दो नहीं चीज़ें, एक रिक्वायरमेंट, एक है उसकी भूख। हाँ, तो भूख तो उसको लगेगी बहुत ज्यादा, लेकिन हम उसको इतना क्यों दें? 5 से 6 आउंस, ये मैं आपको एक एवरेज। हाँ, आप एवरेज बताएं, बिल्कुल 5 से एक मतलब कि अगर बारबेक्यू जैसे आजकल चल रहा है, तो मैं ये बोलूँ कि हम रूटीन में हमें 2 से 3 बोटी पर डे लेनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अगर अभी ईद के सीज़न में 5 या 6 बोटी तक ले लेती हूँ, तो इट्स ओके। ठीक है, बोटी की टाइप होती है ना, हाँ, वो भी बोटी एक, की टाइप, प्योर आपकी मीट की होता है पीस, जिसमें कहते हैं बोनलेस क्यूब होगा। हाँ, या फिर ये होता है जिसमें बोन होती है, उसमें तो थोड़ा सा होता है। तो इतना हिसाब होगा, मैं बोनलेस को माइंड में रखने, चूंकि हम बारबेक्यू बनाते हैं, हम बोनलेस का बनाते हैं। अच्छा, बोनलेस बता सो बारबेक्यू वुड बी लाइक 1 इंच जो बोटी होती है, जो कि इतनी होती है, और लोग उसको इतनी भर के प्लेट में खा रहे होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ओके। अब ये गाइडलाइंस हैं, मतलब मैं फ्रेश गाइडलाइंस पर क्या आ रही हूँ कि एनिमल फैट से अपना प्रोटीन कम लें, बिकॉज एनिमल फैट में आपका सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। सेचुरेटेड फैट वो फैट जो रूम पे जमता है, यानी कि घी हो गया, या जो जानवरों के आसपास वो जो गोश्त पे वो जो थिक एक वाइट कलर की लेयर होती है, वो होती है, वो आपका एनिमल फैट है। जितना एनिमल फैट लेंगे उतना कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, कहते हैं तेल की बजाय अगर आप चर्बी में खाना बनाएं तो उसका टेस्ट भी अच्छा है और वो हेल्दी ज़्यादा है। ये बात सही है। फैट का ना, फैट की कॉम्पोजिशन है कि फैट फ्लेवर को इम्प्रूव करता है, ये फैट की प्रॉपर्टी है। आपको किसी खाने द हेल्दी फैट की अगर आप बात करें, तो हेल्दी फैट इज लाइक आपका कैनोला का ऑयल। एनिमल फैट नहीं, एनिमल फैट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। ठीक है, तो आपका यानी अब मेरे पास आएंगे, अगर वो कहेंगे कि जी हम घी में बैठ के पाए बना रहे हैं, तो आपका एनिमल फैट एक तो होता है ज़ाहिरी चिकनाई। हमने गोश्त वाले से कहा कि ज़ाहिरी चिकनाई हटा दो। कभी आप गोश्त की बोटी को ऑब्जर्व करना, उसमें वाइट लाइंस होंगी, इट्स लाइक मार्बलिंग इफेक्ट। तो गोश्त के अंदर, बोटी के अंदर मार्बलिंग इफेक्ट होता है फैट का, उसको आप कैसे कट डाउन करोगे? अच्छा, कॉल भी है साथ में सिद्धा जी, हम कॉल भी लेंगे, वो भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? इकरा, क्या हाल है आपका? इकरा, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं नजर नहीं आ रहा, आंखों पे बाल आ रहे हैं जी। जी इकरा, गुड मॉर्निंग। बात हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पिया तुमने आज? चाय पी है, ग्रीन टी या कॉफी? मैंने नाश्ता किया है। नाश्ता किया, नाश्ते के साथ नाश्ते में क्या खाया तुमने? मैंने पराठा खाया है। वाओ, कैसा था? मजे का था? मैंने खुद ही बनाया है, खुद ही खाया है। खुद ही बनाया जी। खुद बना के फिर मजा नहीं आता।
कोई और बना के दे, उसकी बात ही कोई और है ना। अच्छा ये इकरा बिल्कुल बताओ, बात सही है। है ना, आय हाय। अच्छा बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? मुझे कहना था, डॉक्टर बिल्किस ने उस दिन बताया था ना, वो आम की गुठली जो है सरसों के तेल में बना के बालों में लगाना है। क्या? वो मैंने लगाया है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं। किसने बताया? डॉक्टर बिल्किस ने बताया था जो। डॉक्टर बिल्किस को फोन मिलाया जाए और इनसे कनेक्ट कराया जाए। क्या उन्होंने क्या क्या मिलाया? तुमने क्या मिलाया? सरसों के तेल में क्या मिलाया? वो आम की गुठली को जो सरसों के तेल में पकाना था और फिर बालों में लगाना था। तुम्हारे बाल पतले हैं? नहीं, ठीक है। अच्छा ये मैं जरा इमरान को खुद पता है, क्योंकि इमरान भी ये टोटके बहुत करते हैं। वो कहने गुठली को जला के क्या करना था? पकाना था। बहन मैं खुद तो टोटके अपने ऊपर इस्तेमाल करती नहीं ऑनेस्टली, तो मुझे अच्छा, नहीं। आप उनसे ना मुझे ये क्वेश्चन पता कर दीजिएगा तेलों जब पे, वो तेल पे। आएंगी कि आगे से बाल कम है, उसकी कुछ बता दें। हाँ, और एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे बाल पतले फाइन हेयर है मेरी तरह जो आसानी से टूटते हैं, प्लीज ये जो होता है ना स्ट्रॉन्ग तेल, क्या कहते हैं, गाढ़ा तेल नहीं लगाना। सरसों का अगर मैं लगाऊंगी ना अपने सर पे, मेरे बाल सारे हाथ में आ जाएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग तेल है सरसों का, और चिपक चिपक है इसमें। क्या इतना? आपके बाल लगे रहते हैं? सॉरी, आपके बाल इतने प्यारे लगे रहते हैं दिनों में। हाँ जी, मैं माशाल्लाह बहुत कम आपको सेलिब्रिटीज मिलेंगे जो विग के बगैर आपको नजर आएंगे। मेरे बालों में विग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कुछ अर्सा पहनी है। ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। ब्लू में मैं ना दीवार में लगता है चुना दिया मुझे किसी ने। मैं मिक्स हो जाती हूँ दीवार के साथ, अनारकली बन जाती हूँ। नोट नहीं किया तुमने? भी बहुत अच्छी है, उस दिन फिर भी ठीक है, में बहुत सारी लग रही थी। चलो मैं फिर ब्लू पहन लेती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन लगेगा मैं दीवार में हूँ। अच्छा चलो, क्या मैं कह रही थी, थैंक यू सो मच। बट प्लीज अगर आपके बाल गिर रहे हैं, सरसों का तेल छोड़ दो। लाइट प्यारा प्यारा जो नहीं होता, पानी की तरह तेल होता है, बट ऑर्गेनिक, वो कीजिएगा आप इस्तेमाल, तो बेहतर। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि मेरे पास क्लिनिक में अक्सर लड़कियां आ रही होती हैं कि उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। हेयर फॉल के बाकी तो रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो लड़कियां जो खाने में अंडा, दही, दूध, गुड प्रोटीन्स, आपके बाल प्रोटीन है, आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। तो अगर आप, चूँकि हम प्रोटीन की बात करें, अगर आपके खानों में अच्छी क्वालिटी प्रोटीन, रेड प्रोटीन मीट नहीं होगा तो उन लड़कियों के बाल गिरना बंद नहीं होंगे। डॉक्टर्स मल्टी वाइटामिन्स दे देते हैं। मल्टी वाइटामिन्स की जगह आपकी जो रेड मीट है उसमें सारे वो वाले एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो इसलिए लड़कियां हीक खाती हैं, हबक आती है, नौजिया फील करती हैं, कराहती हैं कि भाई रेड मीट नहीं खाना। अरे हाँ, हमें मैंने नहीं पता इवन फ्रेंड के साथ ये हुआ कि उसके कुछ इश्यूज थे हेल्थ के, डॉक्टर के पास की, डॉक्टर ने कहा रेड मीट आपने कब खाया करती है? साल हो गए। रेड मीट इज अब्बा नहीं खाते थे, उनको हेल्थ इश्यूज थे, उसके घर भी कभी रेड मीट नहीं बना। फिर उसको डॉक्टर ने कहा नहीं, कम से कम हफ्ते में एक दफा आपने खाना है, एक दफा या 2 दफा। तो उसने खाना शुरू किया और उसका हेयर फॉल वाकई बंद हुआ। आपने सही बात की। अंडा भी, इट्स एन एक होता है अंडा बालों में लगा, मैंने जिंदगी में नहीं अंडा खाया कभी। मेक इट इन अ हिडन फॉर्म। अगर आपको जाहिर लाइक मे बी यू नो चूज द एग फॉर्म जो कि आप इजीली टॉलरेट कर लेती हो। अगर उस तरह नहीं पसंद, फ्रेंच टोस्ट में ले लिया, यू नो एक फॉर्म टोस्ट भी नहीं खाती। बट यू नो अच्छा चलो, अगर आप कोई भी चीज़ है उसमें यू नो एग नॉग ले लो। एग नॉग भी नहीं पीती, तो फिर हम इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मैं आई कैन गिव यू प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। पुडिंग, पैनकेक हो सकता है, पुडिंग खा वो लेती जो हूँ। होल व्हीट पैनकेक होता है उसमें अंडा वीट डलता नहीं है। चाहिए, वीट नहीं। तो फिर हम और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ी बात है, आप अभी तक आप सड़ी नहीं, आपको गुस्सा नहीं आया सिद्रा? क्योंकि मेरे पास आते हैं, मैं आई कैन कीप ऑन गिविंग ऑप्शंस की। मैं आपको ऐसे आधा घंटा तंग करती रहूं, आप नहीं माइंड करेंगे? आप पता फौलाद की बनी है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट्स को हैंडल हम कर रहे थे। हमारा काम ये है कि उन्हें कन्विंस करना, उनको उनके सारे इम्पॉसिबल नोज को पॉसिबिलिटी देना। अच्छा, मैंने पिछले दिनों क्या किया, मैं आपस की बात बताऊं। मैंने बनाया तो अपने यूट्यूब चैनल का था, आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे बच्चों ने कहा लाइफ में आपने एग खाना है, तो उन्होंने बॉइल्ड एग बनवाया मेरे लिए, और वो मैंने फिर वीडियो बनाई है जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में उसको टेस्ट किया, और मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैं देखिए बच्चे खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मुझे बहुत शौक है क्योंकि उससे डाइटिंग इजी हो जाती है। ब्लेसिंग है अगर आप एग्स खाते हैं, और माशाल्लाह एक तो हेल्दी बहुत है, एक और चीज और ऊपर से डाइट में अच्छा है। जो लोबिया है, लाल लोबिया, सफेद छोले, काले छोले, वनडे में रख के दे खाओ। हैव एक्सीलेंट प्रोटीन्स, गुड फॉर हेयर। तो अगर, और उसमें फॉलिक एसिड है। अच्छा, हमस खा सकते हो जी, जी। अगर छोले नहीं पसंद है, हमस हो सकता है, काबली पुलाव हो सकता है, मे बी चना चाट हो सकती है। चावल नहीं खाने ना? नहीं, तो चना चाट हो सकती है ना आपकी, या हमस जो है वो सारा ब्लेंड है ना व्हाइट चिकपीस का। हमस में विद बारबेक्यू, विद एनी ग्रिल चिकन। कॉलर से बात करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्यों दिल खराब कर रही है सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात करिए? नाजिश फ्रॉम लाहौर। नाजिश, बात वेलकम टू द करिए। शो। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने कपड़े बनाए तुमने? मैंने एक्चुअली
छोटी से बनाए थे वो पहने नहीं, तो वो इसी यानी बड़ी से कंज्यूम कर लिए। सबने वेरी ये नाइस। किया है। मैं वो इनको बता रही थी, मैंने कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, ईद 1 डे के कपड़े पूरी फैमिली, ईद डे 2, ईद डे 3 4 तक चला। मैंने नहीं जी, बनाए, और मैंने training भी की है किसी के अक्सर नहीं ने। हमने बनाए। मैंने कहा जो कपड़े हैं वो पहने, क्योंकि ये साल जो है ये जरा बचत का साल है और ख्याल करना चाहिए। और लोगों का Exactly. दिल नहीं चलाना चाहिए नए नए कपड़े पहन के तस्वीरें आप फेसबुक पे लगाएं। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह से आप डे बाय डे हसीन होती जा रही हैं और आपके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो आप अपनी भी जो टिप्स है ना वो भी हम लोगों से शेयर किया करें। माशाल्लाह यार, मेरे तो बाल जो गिरे हैं, मैं तो पता है 4 बाल मेरे रह गए थे। और साथ में मैंने जो मेरा हेयर कट किया ना, मेरे स्टाइलिस्ट ने पता नहीं किसका बदला लिया उसने। मतलब इतने मेरे बाल थे और मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं, तो उसने पता नहीं क्या सोचा कि मैजिक फिंगर, मैंने शो पे बोला भी था, उसने मेरे बाल कान तक कर दिए। तो मैं बेबी बन गई थी, और मैं बहुत बुरी बेबी बनी, अगली बेबी जिसको देख के डर लगता है, मैं वो बेबी बन गई थी। मैं कोई बाल नहीं बना सकी। मैंने आपको पता है शुरू में शो में कितने जी, extension महीने मैंने आपने काफी दफा use एक्सटेंशन नहीं यार, फुल हेड विग लगाई है जो मुझे जहर लगती है, जिसमें गर्मी लगती है। लेकिन मैंने ऑयल भी बहुत सालों से यूज नहीं किया। मैं कहती हूँ कोई भी जानिए आप ऑयल 3-4 मिक्स करके लगाओ, पतला ऑयल हो, पतला ऑयल होगा ना। आप समझ रही है पतला ऑयल किसको कहते हैं? मैं गलत तो नहीं बोल रही? पतला ऑयल, पतला ऑयल क्या होता है? जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यानी पतली हो, जैसे जो होता है ना तो सरसों का बिल्कुल तेल जो ये गाढ़ा। कह रही है, जो खोपरे नाज़िर का कह रही है तेल वही तो बात सबसे है। पतला ऑयल है। हाँ क्या? खोपरे का तेल तो मैं- बहुत पतला खोपरे ऑयल का, है। अच्छा खोपरे का तेल नहीं यूज करना, नॉट कोकोनट Okay. ऑयल। अब मुझे लोग मुझसे नहीं एग्री करेंगे, आई एम सॉरी, बट मैं आपको अपना बता रही हूँ। आई डोंट लाइक कोकोनट ऑयल। ठीक है। अच्छा मैंने क्वेश्चन करना था। हाँ आप तुम कर लो। अच्छा तो इस वक्त से आज क्या चल रहा है? topic तुम के- क्वेश्चन ही तो कर रही जी, हो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेटा माशाल्लाह से 10 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसका जो वेट है ना वो 55 kgs है। कितना वेट है? 55 अच्छा 55, ये कम है ज्यादा? kg जी, काफी ज्यादा है। और माशाल्लाह से वो खुश खुराक भी है। जैसे कि आजकल के बच्चे जो है वो जंक फूड को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन मैं उसको घर में ही बना देती हूँ। प्रेफर यही करती हूँ कि घर का बना हुआ हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, जिस तरह से आज प्रोटीन की बात हो रही है, तो उसको मैं कितनी अमाउंट दूं और किस तरह से उसको दूं कि यानी उसके लिए हेल्दी ऑप्शन उसकी height कितनी है? ग्रोइंग एज है वो। नाजिश उसकी हाइट कितनी है? उसकी माशाल्लाह हाइट अच्छी है, मेरे ख्याल से उसकी 4.3 है। 4.3? 10 साल का बच्चा नहीं, 4.3 नहीं, ज्यादा होगी यार। ज्यादा ही होगी। ये मैं आपको आप अंदाज़ा आपकी हाइट बता रही आपके बराबर आता है बच्चा? हूँ। मुझसे थोड़ा सा कम, यानी मेरी 5.4 है। तो वो मेरे 5 shoulder तक है तो वो। 5'2" का हुआ ना, 5'2", 5'1", ये जी, भी तो जी, देख। exactly, अच्छा नहीं आपको होगा, देख नहीं के अपना बच्चा ये बड़ा वैसे इंपॉर्टेंट बात की आपने, आपको देख के अपना बच्चा ओवरवेट लगता है? उसके टायर है पेट पे, कुछ आपको लगता है डबल चिन? मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, वो लेकिन जब वो और अपनी हम उम्र बच्चों के साथ बैठता है ना तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी लगता है। तो वो उसको मोटी- सांस अच्छा, फूल जाता है जब वो obesity थोड़ा है सा ना, ये खेलता है। करेक्ट तो करेक्ट। ये नहीं चीजें आपको मुझे लग थोड़ा- रहा है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन कि वो ओवरवेट है, मतलब लगता है वो Exactly. मोटा लगता है। ठीक है Exactly. नाजिश, थैंक यू सो मच। आप यकीन करें एज अ मदर, ये मेरा भी कंसर्न है। मेरा बेटा माशाल्लाह 11 साल का है, उसका वेट आपके बेटे से भी ज्यादा है, लेकिन वो मोटा नहीं लगता कहीं से। मैं उसको चेक कर रही होती हूँ, कुछ टायर है कुछ एंड ही इज टॉलर देन मी। देखो तो मैं weight- बड़ी कंसर्न थी फिर मुझे, लेकिन लगा कि जब वो मोटा लग ही नहीं रहा तो मैं क्या उसके ऊपर सख्ती करूं। आपके वेट पे ना सिर्फ आपका फैट मसल नहीं आता, आपकी हाइट, बोन डेंसिटी, यानी आपकी और मेरी बोन डेंसिटी फ़र्क होगी। अगर मैं कैल्शियम इंटेक अच्छा कर रही हूँ, मेरी बोन डेंसिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपकी अगर आप कैल्शियम नहीं लेनी, लाइक दूध वगैरह नहीं पीती, तो आपकी बोन डेंसिटी वीक होगी। और हमारे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी लोग दूध दही वगैरह नहीं लेते, तो ऑस्टियोपोरोसिस पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को है। तो इस वजह से डिपेंड करता है कि अगर वो बज़ाहिर मोटा नहीं लग रहा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। और लड़कों का वेट लड़कियों के निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कों का लीन मास ज़्यादा होता है, मसल मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में फैट मास ज़्यादा होता है, और फैट का उतना वेट नहीं आता जितना लीन बॉडी मास का आता है। सो ये भी एक रीज़न है। और मेल्स का अमूमन वेट ज़्यादा आता है। अब तो हम BMI को इतना कंसिडर नहीं कर रहे होते, जस्ट द फैक्ट कि अगर आप मेल हैं, मैं फीमेल हूँ, और आप एक बहुत मस्कुलर हैं और मैं जस्ट ओबीस हूँ, तो हम दोनों का BMI सेम होगा। लेकिन आप तो ज़्यादा हेल्दी हैं, मैं तो हेल्दी नहीं हूँ, बिकॉज मेरा तो मतलब मोटापे आप मुझे ताने मार रही हैं? नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल अच्छा, sorry. फॉर अ अच्छा, गुड चलो, नहीं, ठीक है, कोई बात कंपैरिजन। ये चीज़ है। और जहाँ तक बात है बच्चों को प्रोटीन्स देने की, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है वाकई कि कुछ बच्चे आप देखा करें जिनका वेट ज्यादा है, लेकिन अगर वो ओवर वेट नहीं लग रहे तो वो मुझे अजान तो वो कहता है मेरे तो 6 पैक हैं, आप मुझे क्यों गुस्सा कर रही हैं? तो
बट आई थिंक उसका वेट ज़्यादा है फॉर अ 11-year-old बॉय, तो मैं परेशान होती हूँ, क्या करूँ मैं खुद यार नाजिश, मैं इस पे और कभी इस पे हम बात करेंगे। Sure. और मुझे ये भी लगता है कि 1 साल उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। वो बच्चा जो बास्केटबॉल खेलता था, जो फुटबॉल उसने जाना है अपनी कोचिंग लेने, स्विमिंग, सब रुक गया। तो इस साल तो हर बच्चे ने वजन बढ़ाया। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। एज वी डिस्कस्ड अर्ली कि आपकी एक्टिविटी, आपकी उम्र, आपका हेल्थ स्टेटस, ये बहुत मैटर करता है। एक बूढ़े आदमी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट मे बी कम हो एज कम्पेयर टू यंग एडल्ट्स। अच्छा, बुजुर्गों का भी बताएं, उसमें बुजुर्गों के लिए मीट कितना चाहिए होता है, जो डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर वाला। 51 years प्लस लोगों की ऑन एवरेज रफ उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 5.5 आउंस। अब 5.5 आउंस वही 1 आउंस मीन्स एक बोटी, एक अंडा, या 1/4 कप लोबिया का सालन, या 1 फिंगर स्लाइस चीज का टुकड़ा, या 3/4 कप लाइक 1 कप दूध, या 1 कप योगर्ट, या 1 कप, यू नो, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स। नाउ यू चूज। मैं तुम्हें अगर अपना एड्रेस दूं, मेरे घर आओगी कि मेरी बात अब्बा को समझाओ, उनको नहीं समझ आ रही। कल उन्होंने माशाल्लाह आधा डोंगा प्रॉन्स खा लिया। नहीं, देखो हर चीज की एक्सेस इज बैड। अच्छा, इतने क्यूट लगते हैं ना, तो बड़ों को ना मना, एक बच्चों को मना नहीं कर सकते ओ, और एक बड़े होते हैं मुझे कहते ओ खाते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन गलत है। मुझे अब अब्बा को दिखाना है न्यूट्रिशनिस्ट का, एक उनका ना एक मील प्लान बनना है। हाँ, और खैर से डायबिटिक है, और 2 प्लेट जर्दा भी खा लिया। नट्स आपका बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। अब ये जो 5.5 आउंस है, इसको हमने सिर्फ एनिमल से कंप्लीट नहीं करना। अगर मैं एक छोटी मुट्ठी नट्स, मिक्स नट्स ले रही हूँ, ये मेरा एक प्रोटीन है। हाँ। यानी कि आप इसको ये कंसीडर कर सकते हो। तो ये अच्छा कितना, अच्छा इनको रेड मीट कितना, खैर रेड मीट तो अब्बा को वैसे क्या ब्रेक के बाद अच्छा, एक और नहीं, थोड़ी सी बातें नहीं, ओह बातें रह गई और बेल बज गई, तो थोड़ा सा मैं खैर बुजुर्गों की डाइट पे इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़, हाँ बताओ जल्दी बोलो। अभी अमेरिकन हार्ट गाइडलाइंस आई हैं कि हम ये बड़ों को, बुजुर्गों को बोल रहे होते हैं कि बिल्कुल रेड मीट नहीं लेना। डॉक्टर्स तो छूटते ही बोल देते हैं रेड मीट इज़ नॉट अलाउड। अभी मैंने पूरी बड़े हमने सेशन किए अपने हॉस्पिटल में, जिसमें हमने कंसल्टेंट्स को ये गाइडेंस दी है कि अब रिकमेंडेशन है कि लाइक अगर आपको हार्ट डिजीज़ है भी, तो आप हाथ के हथेली के बराबर गोश्त, जिसमें सिर्फ आपको मटन आएगा, हफ्ते में 1 दफा, वो आप डेली भी ले सकते हो। अल्लाह माफी। 1 मिनट, हाथ की हथेली के बराबर मीन्स के 2-3 लुक में, अगर आप उसको इमेजिन करो, यानी कि एक डेक साइज जो कार्ड होता है, जो ताश का पत्ता होता है, उसका आप साइज देखो कितना छोटा है, उतना सिर्फ मटन, वो भी सारी चिकनाई हटा हुआ, वो अब अलाउड है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये थोड़ा और बात करेंगे और हेल्थ कंसर्न्स के साथ बुजुर्गों की डाइट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। विल टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे रिश्ते क्यों टूटते हैं और टूट रहे हैं, और कोई बड़ी वजह भी नहीं होती, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अपने दिल की बात, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें ऑन मॉर्निंग एट होम आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अल्लाह सबके घर में सबके रिश्तों को सलामत रखे। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कभी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, पैसे आपने अपने डाले, इन्वेस्ट किए, अब आपको इंतज़ार, आपको पता है कि यार 10 साल बाद मुझे इस पर प्रॉफिट मिलेगा, 20 साल बाद मुझे जो है इसके ऊपर जो भी पॉलिसी ली हुई हो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी ली हुई हो, तो कुछ आपको मिलता है। किसी कारोबार में आप पैसे लगाते हैं, आपको होता है मुझे इस पर रिटर्न आना है। सबसे बड़ी इंसान की इन्वेस्टमेंट है उसकी औलाद और उसका घर और उसकी फैमिली, मतलब जो भी है। अब आप बीवी बच्चों पे सालों इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट है। और जब टाइम आता है कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो रहे होने से पहले आप डिसाइड करते हैं कि यार ये मैं घर ही जो अपनी बनाई है इतनी मुश्किल से, अच्छा थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ, ये वही मसला है, क्या कहते हैं, जो आड़ू खाए थे, तो वो उसमें ये कि आप बस डिसाइड करते हैं कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है इसको मैं ज़ीरो कर दूँ। कोई करता है ऐसे? आप कभी किसी और इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे करेंगे कि जब वो मैच्योर हो उसको आप ख़त्म कर दें? नहीं करेंगे ना। तो ये अपनी फैमिली के साथ क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों किया जाता है कि बच्चे माशाल्लाह आपके होश संभाल लें, समझने लगें, और सडनली आपको लगता है कि यार ये मुझे फैमिली नहीं चाहिए, अपना बंदोबस्त करो।
बच्चों के ऊपर लड़ाई, बच्चे बिखर जाते हैं, फैमिली बिखर जाती है, मियाँ बीवी दूर हो जाते हैं, बीच में कोई पढ़ने की कोशिश करता है तो कोई वजह भी नहीं होती। मैंने तो अल्लाह माफ़ी अभी रिसेंटली कुछ ये भी वजूहात देखी हैं जिसमें ईमान से मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, मुझे जो आदमियों का पता चला रीज़न ऑफ डिवोर्स क्योंकि वाइफ बहुत मजहबी है, वाइफ मना करती है बहुत से कामों से। और एक तो ये मैंने स्टेटमेंट, एक खुद बहुत मजहबी इंसान है जिनका बड़ा इमेज है, उनके मुंह से सुना कि जी वाइफ मेरी बड़ी मजहबी है इसलिए मैंने दूसरी शादी की। आई डोंट गेट इट, आई रियली डोंट गेट इट। कुछ लोग तलाक इसलिए दे रहे हैं कि बीवी पर्दा नहीं करती, बीवी मजहबी नहीं। समझ नहीं आ रहा हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और कभी कभी कोई वजह ही नहीं होती कि ये तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने भी बताया, मैंने कहा भैया क्यों कर रहे हैं आप ऐसे, आपकी बच्ची 20 साल की हो गई है, बेटा आपका 17-18 साल की। कह रहे नहीं इसमें तुम्हारी दोस्त में कोई बुराई नहीं, मैं ही बुरा हूँ, मेरे अंदर शैतान आ गया, कह रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। और डॉक्टर वजाहत जो हैं उनसे ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और आपके भी मसले मसाइल आप बात कर सकते हैं शो पे, डॉक्टर साहब आपको मशवरा भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हमेशा की तरह। आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा अटक रही हूँ, वो मेरा कल गला बहुत ख़राब हो गया था, बट अदरवाइज आई एम फाइन। वजाहत आपने क्या भी ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप्स और काउंसलिंग और इर्द गिर्द जो देख रहे हैं आप? देखो बात ये है कि आजकल जो डायनामिक्स है ना रिश्ते के, वो उसमें दो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। नंबर एक तो ये कि आपकी आपस की जो टॉलरेंस होती थी रिश्ते की, एक दूसरे की ऐसी बातों को बर्दाश्त करना जो आपको पसंद ना हो। पहले हम उन चीज़ों को लेके चलते थे और बड़े मज़े से उनके साथ अपने उस रिश्ते को चलाते जाते थे क्योंकि बर्दाश्त थी। अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब ऐसा चाहते हैं लोग, जैसे कि आप कोई बर्गर लेने जाते हैं ना तो उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डलवाते हैं कि इसमें ये डालना वो डालना और ऐसा करके दे दो। तो सामने वाला उस आदमी को भी बर्गर समझने लगा है कि जो रिश्ता है वो बिल्कुल मेरे मतलब का हो, बिल्कुल 100% मेरे मतलब का हो, मेरे जैसा हो, जैसा मैं चाहता हूँ। और ज़रा सा उसमें से ऊंच नीच होती है वो बाहर ढूंढने निकल जाता है चीज़ों को। ह्यूमन साइकी ये है कि कभी भी किसी हाल में कोई खुश नहीं रहता। अगर कोई चीज़ सामने है और हम उसको देख रहे हैं तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, फैसिनेट करती है, वही चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है तो कुछ दिनों के बाद उसमें आपको कीड़े नज़र आने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ह्यूमन साइकी है। हम क्या करते हैं कि हम जो चीज़ हमारे पास आती है उस पर हम बुराइयाँ ढूंढने लगते हैं। बुराइयाँ बेशक होती हैं, ऐसा नहीं है कि बुराइयाँ ना हो, हर आदमी में बुराइयाँ होती हैं। कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ऐसे लोगों से हमारी शादियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन जो कैलकुलेटर लेके आप बैठे हुए उसके ऊपर पूरा ना उतरने की वजह से अगर आप रिश्तों को तोड़ लें तो उसका मतलब ये कि आप ज़िंदगी भर अकेले रहेंगे। आपको कभी भी आपका जो वो एक कंप्लीट पैकेज है वो नहीं मिलने वाला, बल्कि लोग ऐसा माशरे में मजाक के काबिल होने लगते हैं। अच्छा, जब एक मैच्योर एज में आप डिवोर्स करते हैं अपनी वाइफ को, एक हम उस पर एग्जैक्ट बात करेंगे, उसमें क्या क्या नुकसानात बाद में उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है सब पे, बीवी पे, बच्चों पे जो समझदार हैं, सही बात है, और साथ में जो हस्बैंड जो कि समझ रहा है कि पता नहीं बस मैं तलाक दे दूंगा तो अब क्या मेरी जिंदगी बेस्ट होने वाली है, क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है रियलिटी? मुझे लगता है ऐसे आदमी को तलाक देने से पहले एक हॉलीडेज पे चला जाए तो बेहतर है। वो जो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पैक्ड हो जाती है लाइफ, मुस्तकिल आपको लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, हो सकता है आप पे पाबंदियाँ लगती हों जो आपको फील होता हो सकता है आपकी अपनी जो मी टाइम है, जो मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि दोस्तों के साथ जाना, सैटरडे को घूमना फिरना, या कभी किसी चीज़ पे पाबंद हो जाना, इनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं मर्द, और उनको लगता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, आई नीड अ लाइफ। अब उस लाइफ के चक्कर में उनको बीवी बुरी लगने लगती है और वो वहाँ पे वहाँ फैसला कर लेते हैं। लेकिन यकीन करो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जो डिवोर्स लेते हैं, खुद से फैसले करते हैं और 3 महीने के बाद रो रहे होते हैं। हाँ, रो रहे होते हैं, कहते हैं वो जो औरत हमारा घर संभालती थी अब तो मेरे पास कोई है ही नहीं संभालने को। वो इश्क तो होती नहीं है कि आप निकले और शाहरुख खान की तरह खड़े हो गए और 4-5 आपसे लोग आके खड़े हो गए कि हम तुम्हारे साथ हैं। एक टाइम फ्रेम जा चुका होता है शादी का। और जिसमें अपनी फ्रेंड की बात करी, उनकी मियाँ ने भी मुझे यही कहा था कि मैं तो अब रिश्ते ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, और उन्होंने कोई 1.5 साल पार्टी की है कि खूब रिश्ते, फोन कॉल्स, इधर उधर बात, शादी फिर भी नहीं की। और उनकी ऑडेसिटी देखिए, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने भेजी कि देखिए मैं इन खवातीन से बात कर रहा हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स को उन्होंने भेजा, मैंने कहा सब लोग इतना कह रहे थे इसको हुआ क्या, सठिया गए भाई साहब, गलती करते हैं, ये चाहते हैं। लेकिन आप प्लीज बताएं कि इस एज में डिवोर्स देने से आदमी के भी ऊपर आगे जो है क्या क्या गुजरेगा, उसके बच्चों पे क्या गुजरेगा। चलो बीवी से मोहब्बत खत्म हो जाती है, बच्चों से तो रहता है ना राब्ता। अच्छा, कॉलर से भी साथ बात करते हैं, कॉल लेंगे ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम
मजहर भाई अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद, कैसे हैं आप? वालेकुम, नादिया खान हर स्ट्रीट से मगर बोल रहा हूँ, लाख ड्रामे वाला याद है बाबूलाल अग्रवाल? वही शाबाश है। जी आपसे कुछ कह रहे हैं? नहीं आपसे कह रहे हैं। अरे कौन से ड्रामे में? लाख ड्रामे में रऊफ खालद, जैबब अख्तियार, नादिया खान, मजहर शहजाद, सोहेल असगर, परवीन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, लाख ड्रामे में मेरे साथ आप हैं। कैसी हो बेटा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल सर ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये हम तो एक बड़ा सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, खैरियत तो है? मैं उसी पे मैंने बात करनी है जी जी मजहर भाई बताएं। कि वजह मैंने एक सवाल करना है डॉक्टर साहब से कि अब इस दौर में डाइवोर्सेस की शरह क्यों ज्यादा बढ़ती जा रही है? हैरत, यानी कि तकलीफ होती है कि रोज कहीं ना कहीं सुनता हूँ जी फलां के शादी हो गई है, खुला हो गई है, डिवोर्स हो गई है। मैं ये बहुत ही सेंसिटिव एक सवाल है। सही, आप उनमें देख रहे हैं जिनकी नई नई शादियां हुई हैं या जिनकी पुरानी शादियां और बच्चे बड़े हो जी गए? नई शादियों की बात कर रहा हूँ, 6 महीने, साल, 15 दिन। मैंने अभी 3-4 ऐसे केस देखे हैं करीबी, आगे पीछे दोस्तों यारों के घर, यानी 15 दिन बाद एक डिवोर्स हुई, एक 6 महीने बाद हुई। क्या वजह और थी? उन्होंने बताई क्या वजह, क्या बताई? अब मुख्तलिफ वजूहत हैं जी। कहीं एक ने कहा जी कि चूंकि उस लड़के का किसी और के साथ वो नहीं चाहता था, इसलिए शादी की, घर वालों ने जबरदस्ती कर दी, उसने डिवोर्स कर दी 15 दिन बाद, मैंने नहीं करनी। और इसी तरह कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़की ने इनकार कर दिया जी कि मैं तो, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी की है, मैं तो फलां से करना चाह रही थी, खामन ने कहा जाओ उसी से करो। मतलब दोनों तो ये टक्कर पे, दोनों तरह के केसेस मौजूद हैं। अजीब सा मामला। हाँ जी, मैं तो बेशक। उलझ के रह गया हूँ कि माशरे में हो क्या रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच मजहर भाई, बहुत शुक्रिया जी। हाँ क्या बोलें कि देखो, फिर भी नई शादी के अंदर तलाक होना या उनमें लड़ाई झगड़ा होना फिर रिलेटिवली कॉमन होता है, जो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर होता है। और बेहतर है वो, हाँ, अगर वो नहीं बनी, चलो भाई ख़त्म हो गई बात, और अगर बन गई तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को पैदा होने में या उसको आने में 1-1.5 साल लगता है। 2 रूममेट्स भी एक साथ रहना शुरू कर देना तो पहले 1 महीने लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो आपस में कि ये मेरी जगह है, वो मेरी जगह है, टॉयलेट ऐसा था, ये ऐसा था, हल्की हल्की एक दूसरे को पता चलता है, नहीं भाई वो माइंड करता है या वो उसकी ये आदत है। तो 1 साल शादी का बड़ा मुश्किल होता है, नो डाउट, और इसमें डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा को सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या किया, हर बात पे ये मैंने क्या किया, ये नहीं करते कि दूसरे को लर्न करें कि यार ये चाहता क्या है या मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन सबसे वर्स्ट शादियाँ की जो डिवोर्सेस है वो 20-25 साल के बाद वाली, वो ज़्यादा तकलीफ है। वो पूरा का पूरा कुंभा लेके जिस तरह सैलाब आते हैं ना, घर उड़ा देता है, इसी तरह ये जो कुंभे होते हैं बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। आपको पता है जिसका बाप ना हो या जिसकी माँ ना हो, उस बच्चे की तरबियत में कितना बड़ा फुकदान है, कितना बड़ा गैप आता है उसको कभी एक पूरा फादर फिगर ही नहीं मिल रहा या उसको मदर ही नहीं मिल रही, और फिर वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका कितना बड़ा गैप आपने कर दिया सिर्फ अपनी अय्याशी के खातिर या अपनी तबीयत के खातिर। और ये बाप का सोच लेना या माँ का कि अब ये बड़े हो गए, अपने आप को संभाल लेंगे, अब इन पे असर नहीं होगा, कभी भी नहीं संभालते। आप लगाएं कैमरा क्लिनिक पे आके, कभी पता चलेगा यंगस्टर्स जो बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, अफेयर्स, उसके बाद उनके लिए दूसरे जेंडर के लिए नफरत कि मेरी माँ ने ये किया, मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ ये किया, औरतें तो होती ऐसी हैं, अब उनको आप इससे निकाल के तो दिखाएं, कितना मुश्किल है क्योंकि घर का तजुर्बा है, तो ये बड़ी मुश्किल हो रहा है। मतलब देखिए ना, आपने एक बच्चे को 15, 16, 17 साल, ये भी बच्चे ही होते हैं, बड़े नहीं इतने होते, कि इनको आदत है सुबह उठना है, माँ की शक्ल देखनी है, Yes. माँ ने नाश्ता देना है, माँ ने डांटना भी है, माँ ने प्यार भी करना है, स्कूल भेज दिया, वापस आए, माँ रेडी है, माँ खाने लेके उसको ये कि खाना खा लो, ये सर, शाम को बाप आ जाता है, बाप थोड़ी सी बातें करता है। ये बच्चे की 17 साल, 18 साल, 20 साल जो भी रूटीन रही है, आपने अचानक खत्म कर दी। आप ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे हैं, वो बेहतर नहीं है कि ये उनकी शादियां, और मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, कमाल पेरेंट्स को, कि बहुत सालों से नहीं बन रही थी लेकिन उन्होंने पहले अपने बच्चों की शादियां की, फिर उसके बाद डिवोर्स की, तब बच्चे भी कहते हैं यार बड़ा सही किया आपने, बिल्कुल, देन दे आर सेटल्ड, तब उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन उनकी शादी से पहले डिवोर्सेस उनके रिश्तों में भी मसला करती हैं, उनके अपनी नफ्सियात में भी बहुत सारे तूफान पैदा कर देती है, और बिल्कुल फर्क होता है चाहे बच्चे बोले या ना बोले, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इतने टाइम के बाद डिवोर्स लेते हैं या आपके प्रॉब्लम्स हैं और आपने बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया, क्योंकि बच्चे बड़े होकर भी शामिल हो जाते हैं आपके अच्छे बुरे फैसले में, तो बात समझ आती है। लेकिन ये 12 साल से लेके 24 साल 25 साल तक की जो बच्चों के बीच में तलाक़ें होती हैं ना नादिया, बहुत बड़ा ग़रक़ होता है, ऐसी की तैसी हो जाती है उन बच्चों की, और उनके वो खुद भी सेटल नहीं हो पाते। वो जो ज़ाहिर सी बात है यार, अब एक आदमी के 3 बच्चे हैं, वो छोड़ के नई शादी कर लेता है, कैसे डिस्कनेक्ट रह सकता है वो?
बिल्कुल। और भी एक जो कॉन्सेप्ट था ना कि जी सर्टन प्रोफेशंस के लोग होते हैं, लड़के लड़कियां, इधर डिवोर्सेस बहुत होती हैं। अब ऐसा नहीं, अब तो हर प्रोफेशन में, हर उसमें जो है, बल्कि शोबिज, अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए, शोबिज बहुत अब पीछे रह गया। वो जिम्मेदार हो गए ना, बहुत उनको पीछे पता है चला हमने गया। जरा सा भी छोटा कदम उठाना है, हमारे ऊपर सवालात आते हैं। बिल्कुल। अब वो रोल मॉडल बन गए माशाल्लाह हमें से। बल्कि पहले शोबिज पे उंगलियां उठती थी, अब सबसे कम मुझे लगता है डिवोर्सेस वहाँ हैं। आप बाकी देख लें प्रोफेशंस में, और आप बाकी फील्ड्स में देख लें, बहुत ज़्यादा है, बुरा हाल मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा और फील्ड्स भी हैं। बर्दाश्त और असर्टिवनेस की कमी है ना। अगर हम अपनी दिल की बात करें, अपनी बेगमात से अपनी दिल की बात करें, या कोई ऐसी पाबंदी तुम्हें बुरी लगती है, या उसको तुम्हारी कोई ऐसी बात बुरी लगती है, तो आई थिंक वी शुड टॉक टू ईच अदर, ना कि दिल में रह के बैठ जाएं और जाके किसी बाहर वाली के साथ अपना मशवरा देना शुरू कर दें कि तुम्हें नहीं पता मेरे मसले क्या हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर वहाँ पे वो उसको सॉफ्ट कॉर्नर मिलना शुरू अच्छा, हो अभी जाता है। जितनी भी रिलेशनशिप्स ऐसी देखी जा रही हैं कि अगर कोई शादीशुदा आदमी दूसरी औरत की तरफ माइल हो रहा है शादी के लिए, उसकी एज देखी जा रही है 40s में, लेट 40s में या मिड 40s में आदमियों को क्या होता है, क्या है, आप मेरे साथ एग्री करेंगे? उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर है कि आपका हस्बैंड जो है वो इधर उधर उसका ध्यान जा रहा है और डिवोर्सेस हो जाती है, या घर में शदीद प्रेशर होता है और ख़त्म हो जाता है, और वो चाह भी रहा होता है कि ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर वो घर बच जाए, जो कि मैं बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, वाकई सब्र करो, जिस तरह हमारी माएँ कहती थी, सही कहती थी। कुछ साल अगर आपने गुजार लिए, अपना घर, अपनी चौखट नहीं छोड़ी, बहुत दफ़ा आदमी वापस आ जाता है, हाँ जी बिल्कुल। सॉरी भी करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है माफ़ करना। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट ये क्या होता है, उनको 40 में ऐसा क्या कीड़ा काटता है? मुझे कीड़ा जब चार पैसे आ जाते हैं ना, जो मैंने देखा है, मेरी अपनी स्टैटिस्टिक्स हैं कि जब आदमी के पास चार पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा उसमें शोशा आ जाती है, तो उसको लोग मुंह लगाने लगते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसी लड़कियां भी होती होंगी जो उनको मुंह लगाती होंगी या उनकी तारीफ़ें करती होंगी, तो वो उसको कुछ ज़्यादा ही एक मूवी का सीन बना लेते हैं, और उनको लगता है कि बस ये तो मुझे सारा का सारा उसी तरफ निकल जाता है उनका। कुछ अरसे के बाद ऐसा भी होता है कि वो लड़कियों को पता चल जाता है, या किसी का भी, कि ये इतना जेन्युइन मेरे साथ है नहीं, या तो मेरे मतलब पे है, या पैसे के लिए है, या तो फिर वक्ती तौर पे एक एरा था, तो फिर उनको पता चलता है, तो वापस उनको अपनी फैमिली याद आती है। जिनकी इमोशनली जो लड़के ख़ास तौर पे बहुत वीक होते हैं, जी। जो जिन्हें कभी ज़िंदगी में औरत का चेहरा नहीं देखा होता, या उन्हें पता ही नहीं होता, और उनको कभी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, वो तो बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं। उनको तो पता ही नहीं चलता मैंने करना है कि, आंखें बंद और जनाब सुबह ही सुबह उनकी गाड़ी वहीं पे जाना शुरू हो जाती है। 6-8 महीने में पता चल जाता है, और अमूमन पता चलता है कि गलत हुआ। लेकिन कुछ औरतें भी ऐसी हैं कि वो देखती जी हैं। बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आना था, हाँ। क्योंकि इक्वल बात करेंगे। हाँ। कुछ औरतों को भी जो कि बड़े अरसे से घसीट रही होती हैं, मसले मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन वो भी एक पॉइंट पे आके कि बस बच्चे भी छोड़ देंगी, या बच्चे बहुत कम केसेस में होता है लेके जाती, क्योंकि कैसे उनको ख्याल रखें, पालें, वो भी ख़त्म कर देती हैं, उनकी भी बस हो जाती है। माँ बाप का मशवरा क्या दे रहे हैं, वो कैसी बात कर रहे हैं उस टाइम पे। हर इंसान के रिश्ते में वक्ती तौर पे फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। 50 बार ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता मैं नहीं चलाऊंगा, या मैं नहीं चलाऊंगी, बस ख़त्म। उस वक्त आपके साथ फैमिली किस तरह की सपोर्ट कर रही है, बड़ा डिपेंड करता अच्छा, है। तब बंदा डिवोर्स भी दे नहीं रहा होता कि बस, लेकिन बहुत घर में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन औरत डिसाइड्स कि मुझे आगे लेके इसको रिश्ते को नहीं चलना। यही मसाइल हमारे ज़रूर, ऐसे मसाइल हमारे पेरेंट्स के ज़माने में भी होंगे, उनके पेरेंट्स के ज़माने में भी होंगे। क्या वजह थी कि तब तलाक़ें नहीं होती थी, और अब क्यों इतना आसान हो गया इस रिश्ते को इतनी आसानी से ख़त्म कर देना? आर वी लिविंग इन गुड टाइम्स और इन हॉरिबल टाइम्स? इतनी आज़ादी, इतनी आसानियाँ क्या हमारे लिए, क्या हमारे रिश्तों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुई हैं? सोचने की बात है, इस पे बात करेंगे, और अपनी स्टोरीज भी आप बताइए, हमारे साथ शेयर करें। आफ्टर द ब्रेक, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अगर आपके बाल बन गए हैं, सेटिंग हो गई है, तो हम शो आगे बढ़ाएं डॉक्टर वजाहत? जी बढ़ा लें। ये अच्छा लगता है कि तो स्टाइल भी है। डॉक्टर्स को आप इतना सादा ना समझे, डॉक्टर्स में सारे वो मसाले मौजूद होते हैं हमारे इस डॉक्टर साहब में। स्टाइलिश डॉक्टर्स होते हैं बाय द वे, माशाल्लाह। खास तौर पे आप, खास तौर पे आप। हाँ, थैंक यू सो मच। क्या बात है डॉक्टर वजाहत की। और जिस तरह आज हम शो को इसको कंटिन्यू करते हैं, बात पहले कर रहे थे कि क्यों रिश्ते इतनी आसानी से, मैं कहूँगी कि टूट जाते हैं। आपको उसमें औरतों पे भी हम बात करेंगे, लड़कियों पे भी बात करेंगे कि उसमें उनका क्या रोल है। प्लस
ऐसी क्या चीज़ें, क्योंकि मैसेजेस आ रहे थे कि आप सिर्फ आदमियों के बारे में बात करें, औरतों का भी इसमें रोल बताएं, सही बात है, कभी कभी वहाँ से भी ज़्यादा पहल हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे मसले मसाइल तब थे, लेकिन डिवोर्सेस इतनी आसानी से नहीं होती थी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में अब ऐसा क्या आ गया हमारे वक्त में कि जैसे पत्ते गिर रहे हैं वैसे हमारे रिश्ते ये गिर आ रहे हैं। गया ये क्या? ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से हमने सोचना छोड़ दिया है। हम क्या करते हैं कि जब हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़े के बाद हम पहले अपने आप को एनालिसिस देते थे, सोच के बैठ के सोचते थे कि हमने गलत किया क्या था, क्या नहीं किया था, मेरी गलती थी, या तो फिर हम उसी सोच में अपने साथियों के साथ बैठ के डिस्कस करते थे और वो लोग बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते थे, तो उससे सारा कैथारसिस हो जाता था। इमोशनली जो हमारा वेंटिलेशन होता है वो हो जाता था। अब वो नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ा के हम आते हैं, तो हम आई डोंट नो वाई, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि हम या तो इंस्टाग्राम में घुस जाते हैं या फेसबुक पे घुस जाते हैं या व्हाट्सएप पे किसी से बात करने लगते हैं। तो जो गलतियों का जो एहसास हो, जो टाइम पे हमने सोचना होता है कि मेरी गलती क्या है, तेरी गलती क्या है, उसमें हम लोगों से बात करना शुरू हो जाते हैं, दूसरों से बात करने लगते हैं, और हम किसी गलत बंदे से जिसको हम जानते भी नहीं है, वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं और वो हमें अपनी लालच के मुताबिक मशवरा देते हैं। अगर वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं तो वो उसी टाइप का मशवरा देंगे। ऐसा इतनी बार हुआ है कि एक छोटी सी लड़ाई में तीसरा आदमी इन्वॉल्व हुआ या औरत इन्वॉल्व हुई और उसने ऐसे मशवरे देना शुरू किए कि वो रिश्ता और दूर हो गया। और सोशल मीडिया इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देता है। यकीन करो कि अगर ये ना हो ना, अगर आप लड़ाई के टाइम पे 3 दिन फ़ोन को यूज़ ना करें तो आप बड़ी तेज़ी से वापस आ सकते हैं, बहुत तेज़ी से समझ सकते हैं कि उसकी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या है। लेकिन दोनों साइड पे आप मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, दोनों सोचना छोड़ देते हैं, सोने से पहले मोबाइल देख रहे हैं, उठ के मोबाइल देख रहे हैं, उसमें सारे दोस्तों के साथ आपका सिलसिला चल रहा है, विच इज़ वेरी बैड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेसी शुरू हो गई है इतनी ज्यादा, क्योंकि मुझे वही नजर आता है, पहले प्राइवेसी नहीं होती थी, जॉइंट फैमिली में सब रह रहे हैं, सब पे नजर है, एक बड़े भी एक लिहाज था ना कि अब्बा जी भी देख रहे हैं, अब्बा जी के सब बच्चों पे और उनकी बहुओं पे और उनके बच्चों पे नजर थी। तो अब्बा जी का खौफ, फिर जो और बड़े बहन भाई हैं वो भी देख रहे हैं, उनकी बीवियां भी देख रही हैं। अब तो जो हम 4 दीवारी में कर रहे हैं, हाँ, वो किसी को नहीं पता, और उस 4 दीवारी में अपने कमरे में बीवी और बच्चों से भी छुप के जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं पता, या मियाँ से छुप के जो हो रहा है। तो ये प्राइवेसी बहुत ज्यादा होगी और इंसान को हमेशा चेक चाहिए, हमारा चेक इन बैलेंस खत्म हो गया। बिल्कुल। इंसान की जैसे ही अल्लाह ताला ने हमें बनाया, उसके बाद जन्नत और दोज़ख का जो एक किस्म का कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी तो इसलिए दिया ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे। इसी तरह इंसान है, इंसान के सर पे थोड़ा सा डंडा होना चाहिए, हमेशा फैमिली का एक किस्म का एक प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कुछ तो ऐसी भी ख़वातीन मैंने देखी हैं कि 10-15 साल घर में बैठी हैं, चुप करके काम कर रही हैं, ज़रा सा उन्होंने काम स्टार्ट किया, 4 पैसे आए, थोड़ी सी जॉब लगी और वो जनाब पागल ही हो गई। और ये भी चीज़ पहले मौजूद नहीं थी कि अब औरतें माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। किरण फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से बड़ी कॉल्स आती हैं माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद में सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना सब। जी, क्या हाल है आपका किरण? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण, क्या सवाल करेंगी? सवाल ये है कि मेरी बेटी की मंगनी हुई है, लेकिन जो उसका फियांसी है वो उसको बहुत टॉन्ट करता है हर वक्त, मतलब उसको बातें करता रहता है, कभी कहता है कि तुम साइको हो, कभी कुछ। हालांकि मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन वो उस चीज़ को उसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। मतलब साल हो गया मंगनी को, लेकिन वो उसको बहुत हर टाइम डिग्रेड करता है। अच्छा, आप अभी मंगनी हुई है सिर्फ? जी, अभी मंगनी हुई है। तो जाहिर है सोशल प्रेशर होता है कि आप मंगनी करके, मतलब आप इस तरह इसको क्या करें ना। बहुत अच्छी बात है कि मंगनी हुई और लड़के के रंग आपको नजर आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तो आसानी से आप कोई भी फैसला। आपने सोचा क्या वैसे? अब यही मैं डॉक्टर जहाज से बात करना चाह रही हूँ कि वो क्या कहती हैं। बिल्कुल। देखिए, मंगनी वो बेसिकली जब उससे बात करो तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक की एक लिमिट नहीं अच्छा लगता है। आपको समझ आ रही है? हाँ, वो ये कहना चाह रही है कि लड़का बहुत तंज करता है और बाद में क्या कहता है? तकलीफ ज़्यादा बातें करता है और फिर बाद में कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ? अच्छा, किस किस्म? थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करेंगी कि तकलीफ दे बातें या टॉन्ट करना क्या मतलब? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, किस किस्म की बात? उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल सेंस नहीं है, जब भी मिलना काम की बात करना, जब वो कोई बात करती है वो उसकी सुनता नहीं बात, उसको हर वक्त जलील करना,
उस दिन वो कहती है कि मैं गई हूँ तो सिग्नल पे ये जो मांगने वाले नहीं होते ये जिस पे क्या हम तो कहते हैं किस पे, तो उनको कहता है कि तुम इसकी जगह खड़ी हो जाओ। उसको अब तीसरा कहना शुरू कर दिया उसने। ये बात उससे बेटी से हजम नहीं होती। पढ़ी लिखी बेटी है तो ऐसा नहीं है। ये अच्छा, नमूना- ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता हो, सेल्फ सेंटर्ड हो और अपने आगे दूसरे को कुछ समझता ना हो? लड़का क्या करता है, काम क्या करता है आपके? अच्छा है वो, मतलब अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कोई। पढ़ा लिखा है, काम अच्छा, ठीक है। आपकी बेटी खुश है जब से मंगनी हुई है? आपने उसमें कोई चेंज देखा है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। होता ये है कि ऐसे लड़के लड़कियों को अमूमन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जो अमूमन दूसरों के साथ जब रिश्ते में बनते हैं तो वो दूसरे की तमाम चीज़ों को वायलेट करते हैं और उसमें वो अपनी तारीफ़ें या अपनी चीज़ों को आगे रख के दूसरे को कभी भी इतना खातिर खा लिफ्ट नहीं कराते। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है, और जो बेचारे पैसिव टाइप के लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ बड़ी डैमेज होती हैं तो वो उसी तरह रहते हैं और हमेशा वो रिश्ता इतने बैलेंस ऐसा रहता है। लेकिन मैंने देखा है कि नार्सिसिस्टिक जितने भी लोग हैं उनके कपल्स नहीं चल पाते। हाँ, वो ये भी इनको बताया ना कि अगर शादी हो गई तो क्या होगा। हाँ, अगर शादी हो जाएगी तो फिर यही होगा कि वो मिरर में खड़ा होकर अपनी तारीफ़ें करेगा, परफ्यूम मैं लाया हूँ, ये देखो मुझे देखो। और जब बेगमों को इस बात का या शौहरों को पता फील होने लगता है कि यार ये तो अपने आप से बाहर नहीं आता और वो अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता है, वो जैसा चाहे बात करता है, उसमें उनके अंदर एम्पैथी बहुत कम होती है, जिसका एहसास कहते हैं दूसरों को। कोई भी बात मुंह से कह देना, कोई भी उल्टी सीधी बात कर देना, जिसका ये भी एहसास ना होना कि सामने वाले का दिल टूट रहा है या नहीं टूट रहा। तो ऐसे आप अपनी बच्ची को बोलें कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ज़रा रीड करें गूगल पे, ठीक है, और वो पढ़ने के बाद देखें कि वो ट्रेट्स तो उसमें नहीं मिलते। अगर वो मिलते हैं तो फिर असर्टिव होके बाकायदा बैठ के महफिल में अपनी जो मंगनी जिन लोगों ने की है वो सिर्फ मिठाई खा के तो चलेगा, उनको दोबारा बुलाएं और उन 4 लोग बैठ के बात करें कि भाई मुझे ये फीलिंग्स आती हैं। नहीं तो हमें किसी हाँ। इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? मंगनी है, लड़का खुल चुका है, लड़का एक ऐसा है, बार बात लड़के क्या पता- और लड़के बदलते नहीं हैं। औरतों में बड़ी गुंजाइश है फ्लेक्सिबिलिटी की, चेंज की, कॉम्प्रोमाइज की। लड़का जो भी आपको ट्रेलर दिखा रहा है ना, यही असली फिल्म है, ईमान से यही चलना है। और अगली फिल्म, बल्कि पूरी फिल्म जो इसमें 24 घंटे साथ रहना होगा, बड़ी खौफनाक फिल्म होगी, उसका फिर एंड कोई नहीं है। तो बेहतर है, आप बड़ी लकी है कि सिर्फ मंगनी हुई है। अब सोचना भी नहीं चाहिए आपको। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही, लड़की की खुशी नहीं है तो मंगनी किस बात खतर की? किस बात की और मंगनी? क्या फिर मतलब जिंदगी भर क्या दर्द की गोलियां तो नहीं वैसे खानी? आजकल जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे से पहले नहीं मिले, नहीं जानते, मंगनी बेहतर है? देखो टोटली सट्टा ही है। मैं बताऊं 2 साल 3 साल निके भी खराब हुए हैं और अचानक बंदा, बात पता है क्या है, जब 2 लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं ना, असली रंग वही है। जब आप एक कमरे के अंदर रहना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे PhDs का जो है ना, मैंने दिवालियाँ निकलते हुए देखा है, और वो एंटी सोशल होते हैं, बाज़ औक़ात पैरानॉइड बहुत होते हैं, शक्की, इतना यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्यों पहना, दुपट्टा कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, रात को अचानक शेव करके कहाँ जा रहे हो। मतलब ये चीज़ें तो रहने के बाद ही पता चलती है। ये फ़ोन पे आशिकी माशूकी करने से पता नहीं चलता, उस वक्त तो सब अच्छा लग रहा होता है। तो मंगनी हो या निकाह हो, जिस दिन आप दोनों एक साथ कमरे के अंदर रहेंगे उसके 1 महीने के बाद वो सारे के सारे मामले नज़र आते हैं। लेकिन अगर मंगनी और निकाह में ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये तो आपको बड़ा क्लियर रेड कलर की लाइट है कि हेलो लुक एट दैट। तो इसमें 2 बातें होती हैं, या तो जिस तरह नादिया ने कहा कि एक इशारा अल्लाह ताला आपको देता है कि इसको ख़त्म करें, और अगर आपको ख़त्म करने में मुश्किल है तो आप लड़के से बाकायदा बात करें। हमारे फैमिलीज़ में असर्टिवनेस की कमी होती है। दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद अबाउट देयर राइट्स, कि व्हाट आई फील, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ये नहीं करते। दिल में बैठे, ये मुझे बारे में सोच क्यों नहीं रहा, ये मुझे चाय का क्यों नहीं पूछ रहा। अबे भाई दूसरा कोई वली थोड़ी है। और प्लीज एक बात जान लें कि आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार वेल एस्टैब्लिश लड़का लड़की दोनों में ज़हनी मसाइल हो सकते हैं शदीद, बेशक। जो ना फैमिली आपको कभी बताएगी, क्योंकि फैमिली को लगता है शादी के बाद ही सब ठीक हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। आप ये ज़रूर, अब हम क्या देखते हैं, इसकी कमाई जो इन्होंने नौकरी बताई है कर रहा है, इसके पास गाड़ी है, बाइक है, घर है, दैट्स ऑल। हम ये नहीं चेक करते कि क्या लड़के में कोई नफ्सियाती मसला है, लड़की में कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। अगर ये हो गया, चाहे कितनी आपके पास बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, रिश्ता ख़राब हो जाता है, घर नहीं चलेगा, अजियतनाक ज़िंदगी होगी। तो मैच मेकिंग में मजाज जो मैचिंग है वो ज़रूर करें। और हमेशा लड़के और लड़की की वालदा और अब्बा को भी देखें। ऐसा तो नहीं है कोई नफ्सियाती चीज़ जीन में चलती आ रही हो, अब्बा गुस्से का तेज़ है, हमेशा अब्बा गुस्से का तेज़ हो सकता है बेटे के अंदर भी ये चीज़ हो। अगर अम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी हैं, टू मच है, तो वो चीज़ भी नॉर्मल नहीं होती, उसको भी चेक कराना पड़ता है। अगर कोई आदमी बार बार हाथ धोता है, बार बार उसके बारे में ये मशहूर है कि बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखता है, तो ये भी एक
दरवाजे पे एक दस्तक है आपके। ये 5-6 चीज़ें होती हैं जो फैमिलीज को देखना पड़ता है। ये नहीं देखना पड़ता कि बच्चा तो बंगले में रहता है, बस बात खत्म हो गई। और जैसा हमेशा हमने बड़ों से सुना है कि जी रिश्ते बराबरी वालों में करने हाँ चाहिए। जी, मुझे बिल्कुल। बचपन में इसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं फिल्में देखती थी ना, लड़का गरीब लड़की अमीर, लड़की गरीब लड़का अमीर, तो मैं होती थी कि यार ये क्या बात हुई कि बराबरी के लोगों में सही शादी हो, बात है। या हमें तो नहीं देखना चाहिए पैसा वगैरह। अब मुझे ये बात थोड़ी देर से बड़े समझ आई कि बराबरी मीन्स के आपका हर तरह का आपका एक जैसा रहन सहन, सोच, जैसे बच्ची को घर का माहौल मिल रहा है ससुराल में वैसा सिमिलर मिले। वो लोग जो हो आपकी उनकी सोच रहन सहन तरीके मिले, ये इतना इम्पोर्टेंट है ताकि कम से कम एडजस्टमेंट हो लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, कि उसको लगे कि मेरी ही फैमिली का बिल्कुल। आया है फर्द मेरी फैमिली में। जब गैप हो जाता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मिजाज का हो, चाहे कल्चर का हो, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको डबल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और अगर उसमें सामने वाला आपके साथ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लड़का लड़की आपको सपोर्ट करते हैं, बाकायदा उसको इस बात का एहसास है कि दूसरे कल्चर से मेरी फैमिली में आई है, और फिर वो मोहब्बत से लेके चले, तो फिर बड़े कम लोग होते हैं इससे। ठीक है, तो ये तो नई वाली शादियों की बात आ गई। अब आते हैं वापस हम थोड़ा पुराने लोग। ये जो जनरेशन है जो इस वक्त लोग 40s में हैं, 50s के शुरू में हैं, उनका सबसे ज़्यादा डेंजर मटेरियल चल रहा है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी हसरतें थी जो उनकी पूरी नहीं हुई, और इस जनरेशन ने सबसे ज़्यादा जो है डिवोर्सेस के रिकॉर्ड कायम किए हैं, कि मुझे समझ नहीं आता। अगेन वही सोशल मीडिया की बात आ गई, प्राइवेसी बहुत मेरे हो ख्याल से गई। देखो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हाँ, थे। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 30-35 साल तक ना बंदा बड़ा स्ट्रगल करता है लाइफ में, अपना पैसा बनाना, छोटी मोटे से ख्वाब होते हैं, अच्छी गाड़ी ले लेना, कोई ब्रांड्स पहन लेना, 2-4 कंट्रीज होकर आ जाना। अब वो सब कुछ कर लेता है तो उसको वो कुएं का मेंढक होता है जो समंदर में आ जाता है, और उसको नए लोगों से वास्ता पड़ता है, नए लोगों से मुलाकात होती है, इसमें ख़वातीन से भी मुलाकात होती है। तो जब इन लोगों को ये लगता है कि मेरे पास कुछ पैसा आ गया है, या मेरे पास कुछ बड़ी सोशल गैदरिंग आ गई है, तो वहाँ के कुछ दोस्तों को ये इश्क मिश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो मैंने ज़्यादातर देखा है, और वहाँ पे ये फैमिलीज़ की कदर को भूलना शुरू हो जाते हैं। आप दोस्ती करें, आप पार्टी भी करें, आप उठें बैठें जाएं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह जिएं, लेकिन फैमिली की वैल्यूज़ को उसको दाव पे ना लगाएं। अगर ये आप करेंगे तो आप दूसरी शादी कर भी लेते हैं, वो भी मुझे पता है यार कैसी होती है। मैंने अब मैं क्या, कैमरा लगा हुआ है, मैं क्या बात करूं। जुनूनी दूसरी शादी देखी है जिनका बड़ा बुरा अंजाम हुआ। हाँ, वो तो बिल्कुल शुगर डैडी बना लेते हैं, और ऐसे ही दूसरी शादी में सिर्फ लड़के को फिक्र ही होती, कहाँ हो, कहाँ पे हो, घर पे पहुंच गई, तुम किधर हो। वो बंदी घूमती फिरती रहती है। वो शादी जब ही होती है जब आप अपनी बीवी को अपने साथ रखें। आप शादी करके उसको अलग एक जगह दे दो, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई है, तुम्हारी बीवी बच्चे दूसरे घर में पड़े हुए हैं, तुम सैंडविच की तरह घूम रहे हो, चौरंगियों पे गाड़ी में घुमा रहे हो, तो भाई ये शादियाँ नहीं होती। अभी एक मैंने बड़ी तकलीफदेह चीज़ देखी, मेरा हुआ है, मेरी दोस्त के साथ हो रहा है, मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ। साहब जो है शादीशुदा, उनको ये पसंद आ गई हमारी दोस्त। आप कहेंगे नादिया तुम्हारी दोस्तें कैसी? आई एम सॉरी, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, और बस हैं। अब जो भी अच्छा, एक तरह से फ़ायदा भी होता है, मुझे पता चल रहा होता है कि भी दुनिया में क्या चल रहा है। वो साहब उन्होंने अपनी, कहते हैं कि मुझे को डर नहीं, मेरी पहली बेगम को भी पता है, ये लो उसका नंबर, उसको बता दो, करेंगे, इनसे शादी भी करना चाहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, तो शादी करना चाहते हैं इस मेरी फ्रेंड से, लेकिन उनके अंदर एक बीमारी है, सख्ती बहुत है। हमारी दोस्त लेके आई साइकिल, कि आजकल सीवीयू पे सब साइकिल चला रहे हैं, मैं भी लेके आऊँगी। अभी शादी नहीं उस लड़के से, आदमी से, साइकिल लेके आई, उन्होंने बताया नहीं साइकिल लेके आई, मैं चलाऊंगी सीवीयू पे। भाई साहब कह रहे हैं किसकी इजाज़त से लाई हो, क्यों लाऊंगी, तुम साइकिल चलाओगी लोग देखेंगे तुम्हें, वापस करो। साइकिल वापस हुई, और उसके बाद एक दफ़ा मेरे साथ बैठी हुई, तो बहुत ही अजीब फनी बात है, फेरा सुनना, किसी का फ़ोन आता है और ये ऐसे करके ना ऐसे देख रही है, फ़ोन आया हुआ है, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल है। अब मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त बात कर रही है, आवाज़ कोई बात ही नहीं कर रही, ऐसे बैठी हुई है। मैं डर गई, मैं कहा जिन्ना आ गया, इससे क्या कर रही है। खैर मैंने नहीं पूछा, आधे घंटे, मैंने कहा शायद कपड़ों को डिज़ाइन दिखा रहा होगा और ये देख रही होगी। फिर आधे घंटे बाद, हम लोग 4 घंटे बैठे रहे, हर आधे घंटे 20 मिनट बाद किसी का वीडियो कॉल आती थी, और वो हो क्या रहा है, मेरा ये कौन है। पता चला जो भाई साहब हैं वो इनको हर 20 से आधे घंटे बाद, 20 मिनट के बाद फ़ोन करके चेक करते हैं कहाँ। बताएं जरा आप। अच्छा, पीछे उसके बीवी बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होती है, मुझे उसकी आवाज़ें आ रही हैं, दोस्त मेरी चुप करके। मैं कहा क्या कर रही हो, कह रही है वो चेक करता है ना, थोड़ी देर बाद मैं
वीडियो कॉल करके कि मैं कहाँ वाह। बैठी हूँ, किसके साथ बैठी हूँ, कहाँ हूँ। अब बताया मैंने आप- कहा उसको छोड़ो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। और फिर हल्का सा फोन घुमा भी देती थी, देखो मैं साइड लड़की में कोई नहीं दोस्त के साथ हूँ, कहीं और नहीं हूँ, ये घर है, ऊपर पंखा है, राइट पे कोई भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें आप प्लीज उसको टाइम दें। देखो ये चीज़ बढ़ती है, ये पैरानॉइड जो पर्सनालिटीज़ होती है ना, इनमें शकूक बहुत होते हैं, इनको कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकती। कल को वो बोलेंगे कि तुमने पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दिया था, या कोई भी बात कर देंगे, ये कभी भी लिमिटेशंस ख़त्म नहीं होती। लड़कियां या लड़के ये खुद अपनी आदतों को ख़राब करवाते हैं। आपको शुरू में ही अपनी बाउंड्रीज बता देनी चाहिए। और खुद ये भी एक अलग शो है, हाँ। ये खुदा के वास्ते मैं लड़कियों से कहूंगी अपनी इज्जत करवाएं। आपको खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं, आपको अपनी वर्थ नहीं पता कि आप क्या हैं और आपने अब अपने आप को क्या हाल कर लिया। इसमें एक और ये भी एलिमेंट है कि एज डिफरेंसेस जब ज़्यादा होते हैं, आदमी बहुत ज़्यादा एजड है, 50s में जा रहा है, और उसकी जो दूसरी बेगम हैं तो वो बहुत ही 25 साल, 30 साल, 35 साल और एज डिफरेंस है, तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत रहने लगता है। उस लड़की में भी है। मैंने पूछा हाँ। कि ये साइको आदमी है, तुम इसके साथ शादी का सोच कैसे सकती हो। अब उनकी सोच ये है कि यार इसके बाद कोई और ना मिला तो जी क्या करूं। आप उनसे बात करें, देखो हो दोस्तों सकता को है, तलाके दे सकते हैं क्या करें। देखो मेरा ख्याल से अगर कहीं ना कहीं उस डब्बे के अंदर अच्छाइयाँ भी मौजूद हों तो हम उसको ढूंढ सकते हैं, हम दूसरों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अगर उस लड़की में गट्स नहीं है तो उसके करीबी लोग उस लड़के के साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि तुम ये जो बेहूदगी करते हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल वाला, इसको ख़त्म करो, उससे वो परेशान होती है, शी स्टिल लव्स यू, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी बीवी वो नहीं बनने जा रही बदलेगा, है। वो उम्र में अगर क्या वो बदलेगा? नहीं बदलता, अभी शादी नहीं हुई, हाँ। अभी शादी होनी है, तो उस पे ये हाल है, बाद में कितना मुश्किल होना है। बाद जी, में क्या we'll take a मुश्किल break होने, here. कॉलें आती हाँ, रहती हैं हैंड फ्रीज लगा के। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बर्बाद कर, ये मोबाइल ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। शक्की आदमी के लिए बेहतरीन चीज़ें मिल गई हैं। वो तो ये भी अब होने वाला है कि हर वक्त कैमरे पे रहेगा उसका साथी कि तुम कहाँ हो, ब्रॉडकास्ट चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो। उसके बावजूद भी इंटरनेट की ब्लॉक होगी तो बोलेगा तुम यहीं पे, तुम कहीं गई थी। ये हालात है और क्लिनिक पे मेरे आते हैं। ऑनेस्टली अगर आप एक बार कैमरा लेके आओ, मैं चेहरे छुपा के आपको केसेस बताऊं, आप पागल हो जाएंगे कि ये कैसे कैसे केसेस तुम्हारे पास आ रहे होते हैं, बिल्कुल इररेशनल थॉट्स के साथ। आप प्लीज जरूर शेयर करें हमारे साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे ना आपके हम मजेदार कुछ केसेस सुनेंगे, हाँ हाँ है ना, बिल्कुल। कुछ अनयूजुअल, अजीब से कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में और हो रहा है। विल टेक अ ब्रेक हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत। आई होप कि पता नहीं किसी को कोई फ़र्क पड़ा वाला कि जब वो एक जहन में बात आ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग फिर अपना पूरा नुकसान करके, घर तबाह करके, आग लगा के, जब सारा वो जब है ना वो क्या कहते हैं, कोई एशेस को उर्दू में क्या कहते हैं, राख जब बन जाता है तो उसके बाद ही उनको समझ आती है ओए ये मैंने क्या किया। बस एक अल्लाह करे सेकंड उससे बात पहले कहूँगा, अकल आ इसको जरा अच्छा सा वाइंड अप मैं कर दूं कि तो मैं दूसरी बुरा वाइंड अप शादी- कर रही हूँ। नहीं मैं डॉक्टर मुझे हूं। बोलना नहीं आता, मैं होस्ट नहीं हूँ। एक मिनट चुप, मेरी बात सुनो। What is this यार? What is going on? What is going on? चले जी। मैं ये कहना चाह रहा था तो वो बोलो, बात का बोलो। मज़े ही खत्म हो हाँ, तो गया बोलो, बोलो। कि यार देखो बुराई इसमें नहीं है कि आप एक शादी करें या दो करें या आप, लेकिन जिसके साथ आप रहें ना उसके साथ फिर आप इज्जत के साथ रहें, ट्रस्ट के साथ रहें, उसको आप वाकई एक क्वीन बना के रखें। अगर आप में इतने गट्स हैं तो फिर आप जाके दूसरी औरत के साथ रहें। ये ना हो कि आप शादी की जंजीर बांध कर आ जाएं और बाद में जनाब अली उसके पीछे लगे रहें, जिससे वो तो परेशान रहेगी और आप भी परेशान रहेंगे। बिल्कुल। ठीक हो गया, बस ये कहना था। ये तो बहुत कमाल तो वाइंड अप नहीं किया। थैंक यू क्या कर सकते हैं, डॉक्टर वजाहत ने वाइंड अप किया शो का। हाँ, मज़ा आ गया। मतलब क्या बताऊँ मैं इनको। ब्रेक वो व्हाट्सएप करके बताएं इन्होंने कैसा वाइंड अप किया है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे बच्चों की। बड़ों की बात होगी, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को जिनको सेल्फ स्टडी नहीं आता, बाहर से जो बच्चे आते हैं, मेरे बच्चे को भी ये मसला रहा है कि जी जहाँ 7th ग्रेड तक तो एग्ज़ाम ही नहीं होने, टेस्ट कुछ होता ही नहीं, याद करना कल्चर ही नहीं। ऐसे में जब पाकिस्तानी सिस्टम में आते हैं जहाँ याद भी करना है, जहाँ टेस्ट भी होने हैं, उसमें सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बच्चा तब तक ही पढ़ता है जब तक आप डंडा लेके सामने खड़े रहते हैं। क्यों बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, जो कि पढ़ना चाहिए। और अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं पढ़ रहे, क्या आप चेंज ला सकते हैं अपने बिहेवियर में या इन्वायरमेंट में कि ताकि वो खुद से पढ़ने लगे। उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे अभी हम बात करेंगे, सेल्फ स्टडी। मुझे लगता है सब प्रॉब्लम्स की ये सबसे बड़ी जो है ना, ये मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है कि बच्चों को हम सेल्फ स्टडी कैसे कराएं। बच्चे कितना अच्छा लगे ना, बेटा कहाँ हो, मम्मी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। भाई कितना आप खुश नसीब है अगर आपके बच्चे के कमरे से ये आवाज आती है। लेकिन वो कर भी उफेरा रहा हो, ये नहीं कि मैगजीन देख रहा हो या नेटफ्लिक्स देख रहा हो, कि हाँ मैं कर रहा हूँ, असल में कर रहा हूँ। या कि बेटा क्या हुआ, लेट हो रहे हैं खाने के लिए, या सोई नहीं, मामा टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं सदके में कुर्बान, ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं। वालिदैन परेशान होते हैं, खैरियत तो है, ये कौन सा डिसऑर्डर है एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, पढ़ाई कहाँ से लगना शुरू हुआ। मुस्तफ़ा एजुकेशनिस्ट, इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशनिस्ट है माशाल्लाह, इनका अपना स्कूल है, वो यहाँ मौजूद हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। और हम सबको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है कि मदर्स की काउंसलिंग होगी तभी तो हम कुछ कर सकेंगे ना। उफेरा न्यूट्रिशनिस्ट एंड होम एक्सपर्ट, होम साइंस एक्सपर्ट, हर मसले का हल इनको पता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इंप्रेशन यही मिलता है। और आज आप ग्रोसरी पे शॉपिंग कर देती हूँ नादिया, ग्रोसरी नहीं करनी आज? अब लॉकडाउन खत्म हो गया ना, अब तो मतलब अब इस ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सारे रास्ते तैयार होंगे। आई लाइक दैट। बाल कैसे तुम्हारे, टूटे तो नहीं, गिरे तो नहीं? दे आर टू गुड माशाल्लाह। वो लास्ट टाइम एक्सटेंसो किया था, इन्होंने बताया था सारा। अच्छा एनीवेज, फिर इस मसले की तरफ आते हैं। एज अ पेरेंट फेरा, आपको अपने बच्चों से ये पढ़ाई के मामले में क्या मसला आता है? फिर मुस्तफा मैं आपसे भी पूछूंगी। नादिया, जो प्रॉब्लम है ना, अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं तो बेटी और बेटे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक अगर बेटी है, बेटी तो खैर मेरी छोटी है, लेकिन ये कि भांजियां वगैरह भी को मैं देखती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। यार मैं उनको कहती हूँ आपकी तो चारों बेटियाँ माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पढ़ लेती हैं, मेरा एक परेशान करके रखा हुआ है। और वो पढ़ रहा होता है बेसिकली, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन से पढ़ रहा होता है, उसको किताब लेके नहीं बैठता। उसको ये कहते हैं कि मामा मैंने नहीं पढ़ना, और टेस्ट के लिए मैं परेशान होती हूँ, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये है कि नहीं उसी तरीके से पढ़ो या वैसे ही करना है। लेकिन लड़के मेरे ख्याल से शायद ऑब्जर्वेशन ज़्यादा, मुझे जान का लगता है कि जब तक आप ट्यूटर या सुपरविजन के साथ मैं नहीं बैठी होंगी वो नहीं पढ़ेगा उसको। और बाहर से जो बच्चे आते हैं ना, फिर एक उसका वो भी डिसएडवांटेज है कि कभी टेस्ट की तैयारियां नहीं की, कभी एग्जाम नहीं हुए, IB सिस्टम फिर और उसने जो है हम पे जुल्म कर दिया। तो वो तो अजान के साथ डबल मसला हुआ ना। लेकिन यहाँ आके वही है कि जब मेरा हसरत ही रहेगी कि बच्चा खुद से पढ़ रहा और उसको समझ आ रहा, स्पेशली ज्योग्राफी, इस्लामियात, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स जो कि रट्टा मांगती हैं, लेकिन समझना भी चाहिए। नहीं भी समझे तो रट्टा तो चाहिए। क्या करें मुस्तफा, क्या करें, व्हाट टू डू? देखिए, सेल्फ स्टडी एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, और लॉकडाउन के अंदर हर किसी को एहसास हुआ कि घर पे जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव बनाना भी है। तो मेरा जो इस पर खाली एक मेजर जो एक पॉइंट होता है, इस पर मैं हमेशा कहता हूँ, वो माहौल होता है कि घर पे माहौल कैसे बनाया जाए। आप बच्चे से भी, आपने कहा कि मैं बच्चे से कहूँ आओ खाना खा लो, बच्चा कहेगा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ अभी। अब वो किस तरीके से उस फेस पे लेके चाहें वह होगा जब बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और प्लस पेरेंट्स के एंड से एक ट्रस्ट एलिमेंट वाली बात जाएगी उसकी तरफ कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मुझ पे भरोसा करो। अगर बच्चे को यही डेफिसिट में रहेगा कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, अम्मी तो कहेंगी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ रहा होता है, पेरेंट्स सामने नहीं होते, जैसे पेरेंट्स सामने आते हैं कहते हैं कभी पढ़ लिया क्या करो, हर वक्त खेल रहे होते हो। और वो एक ऐसा एक पॉइंट होता है, बच्चा उस पर कहता है यार मैं हर वक्त भी पढ़ता रहूँ तो भी मुझे बुरा भला सुनना है, शाम को जब ये लोग आते हैं उस वक्त मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उनको लगता है मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। देखिए, रिजल्ट्स एक बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिफाइन नहीं करता है। ये बहुत सारे ये बच्चे सही बात समझते तो सब यही है, इंप्रेशन तो यही है। मैं एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारी ये थोड़ी देर पहले शादी के टॉपिक पे बात हो रही थी तो उससे ही रिलेट करूँगा। शान के पैकेट पे भी रेसिपी आती है, इसको लोग खाना बना के कर लेते हैं, लेकिन जो ख़ानदानी पहले से करते हुए आ रहे होते हैं उनका एक अलग ही तरीका पैकेट मसाले की अलग बात है, घर में जो खुद बनाते हैं वो अलग बात है। ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम तो चीज़ हो जाती है, लेकिन क्या ताल्लुक इस मिसाल का? अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सिर्फ वही होती है कि जी ठीक है सब कुछ डाल दिया, पर क्या पढ़ के डाला था, क्या क्या चीज़ें सीखी थी, वहाँ से जो सारी ग्रोथ हो रही होती है, जो मेंटल स्टेबिलिटी आ रही होती है, वो सब मिस हो जाती है। एग्जाम से पहले तो सब लोग रात भर जाके पढ़ रहे होते हैं, कल सुबह पेपर है, अल्लाह पास करा दे, पेपर है कुछ नहीं आता, चलो 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत आना शुरू हो जाती है। शाम में पढ़ूंगा, रात में पढ़ूंगा, फिर लाइट चले गई, चलो कोई बात नहीं, फिर शावर ले लूँ, फिर एक्सबॉक्स खेल लूँ, चलो थोड़ी देर अम्मा के पैर दबा लूँ, थोड़ी सी जन्नत कमा लूँ। ऐसा तो ये किस मुल्क में होता है? कौन से शहर में और किस उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं? पैर दबाने के बाद कुछ और मकसद निकलवाना है, इतना डांट ही पिटवानी है। वैसे मैं तो अजान से पैर दबाती हूँ।
पैम्परिंग तो इसीलिए है मैं ना सर ताकि दो दबाती काम हूँ। और निकलवा है ना? सकें। मैं तो बेटे से ज़रूर मैं कहती हूँ चलो बेटा पैर दबाओ, ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट पे बड़ा एक वो है, उसके लिए हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि आजकल सेल फोन ने हर किसी को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया है। वो ले हर लिया। वक्त सेल फोन, हर वक्त जान सेल से ले फोन। लेती हूँ, हफ्ते में 2 दिन देती हूँ, एक दिन। आप इवन एज पेरेंट्स, इवन एज सीनियर्स, इवन एज एडल्ट मेंबर्स एट होम, हम खुद भी तो अपने आप को वापस पढ़ाई की तरफ लेके आ सकते और ये भी हम भी कम करें हैं। इस्तेमाल। न्यूज़पेपर हम बैठ के पढ़ लें, कोई मैगजीन पढ़ लें, कोई डाइजेस्ट पढ़ लें, पेपर नहीं घर आ रहा, घर में नहीं आ रहा। मंगवा हाँ, एक वो ट्रेंड भी खत्म होता करीब जा रहा कोई है। लाइब्रेरी हो वहाँ से जाके ले आएं आप। 2-3 मार्केट्स हमारे पास है, वहाँ से जाके आप सेकंड हैंड बुक्स खरीद सकती हैं। कहने का मतलब जब बच्चे रीडिंग करते हैं तो सेल्फ स्टडी वो प्रमोट करती है इसको, ये आदत है देखिए डेवलप मेरे करती है। ख्याल से ना मुस्तफ़ा, मेरे ख्याल से एक और चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है कि स्कूल में जो जो सब सपोज अगर हम इंडिविजुअली डिवाइड करें सब्जेक्ट वाइज, तो स्कूल में उस सब्जेक्ट की या उस बच्चे की टीचर कितना उसको हेल्प आउट कर रही है। लाइक मेरे पास अगर बच्चे एक ज्योग्राफी पढ़ रहा है, एक साइंस पढ़ रहा है, तो वो साइंस की बुक लेकर पढ़ता भी है, उसको अवेयरनेस भी है, उसको रटाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सारी नॉलेज है उसने क्या चैप्टर पढ़ा। बट ज्योग्राफी में वो फंस रहा है, कहता है मामा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और फिर वहाँ से उसका इंटरेस्ट खत्म ही हो गया। उसने हाँ, ये वो कहना subject शुरू जहर कर दिया लगता कि है मुझे ज्योग्राफी अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा मुझे बताओ फेरा, ये किसका काम है सिखाना सेल्फ स्टडी, कि पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे पढ़ने, याद कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है? ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, कॉल करके बताएं, ये स्कूल सिखाता है या ये माँ बाप सिखाते हैं? कौन सिखाता है? ब्रेक के बाद सोच ले, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। सॉरी मेरे फ्रूट का टाइम हो गया था, डॉक्टर ने कहा है 11:30 बजे फ्रूट खाना है। मिड मॉर्निंग ऐसी शो पे आई थी, डॉक्टर उसने कहा था, तो इसलिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिर आड़ू खा रही हूँ, देखो कल आवाज़ बंद हो गई, स्किन अच्छी हो जाएगी आपकी बहुत। स्किन अच्छी हो जाए, गला खत्म हो जाए। नहीं, गला भी नहीं खराब होगा। अच्छा नहीं, मैं कह रही हूँ आड़ू ने माइंड किया, मैंने कहा आड़ू इतने सख्त और अजीब से हो गए, लगता है सेब ने आड़ू के कपड़े पहन लिया। एग्जाम्पल है, सच्ची मुझे तो वो अंदर से सेब है, बाहर से आड़ू लग रहा है, सेब ने आड़ू और के कपड़े फील ही नहीं आ रही, वो टेस्ट ही नहीं है। फिर भी मुझे क्योंकि कहते ना एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मुझे एप्पल नहीं पसंद है, मेरे लिए बड़ी कम जामुन खत्म हो गया। डर्मेटोलॉजिस्ट अवे। सीरियसली यही है मेरी ब्यूटी का राज, समझ लें आप, और बालों का राज जो 4 से 8 लगते हैं टीवी पे। अच्छा वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे सेल्फ स्टडी, तो क्या मैंने कहा था ब्रेक से पहले? पेरेंट्स या स्कूल? हाँ थैंक यू सो मच। आड़ू खाई, ये भी आड़ू के साथ और बातें भूल रही है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, और आप भी मुझे बताएं कॉल करके, कौन सिखाता है सेल्फ स्टडी के बेटा कैसे याद करना है, कैसे नोट्स बना के किस टाइम पे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी? मेरे ख्याल से नादिया, बच्चे देखिए, मैं एज अ मदर मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन आदत डालूं अपने बच्चे के, और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें सिखाऊं कि वो सेल्फ स्टडी करे और सारी चीज़ें उस तरह से हो। बट द पॉइंट इज़ कि मेरा बेटा इंटरेस्ट लेवल उसका जो ज़्यादा है ना वो स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर उसके फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे उसकी वो टीचर्स हैं जो कि उसकी फेवरेट हैं, वो माहौल उसको मिला हुआ है जो कि वो इंजॉय करता है। जो इंस्पिरेशन वो स्कूल से लेकर आ रहा है ना, वो मैं पूरा दिन भी लगा दूंगी, उसने मेरी नहीं सुननी, ना मुझसे इंस्पायर होना है। मैंने एक बात बोलनी हो, कहता मामा टीचर तो ये बोल रही थी, टीचर ने तो ऐसे बताया, मतलब मैं अगर थ्योरी एक सही भी पढ़ा दूँ, टीचर ने गलत पढ़ाई हुई हो, उसने नहीं माननी अनटिल अनलेस की टीचर खुद अपॉलोजीज करे कि मैंने गलती से गलत पढ़ा दिया। अच्छा मैंने एक बार दुबई में अजान का रिजल्ट देखा उसकी टीचर के सामने, मैं थोड़ा कंसर्न थी, मैं काम भी कर रही थी, ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही थी, मैंने चेक किया तो मतलब अजान के अगर समझे 7 नंबर थे, उन बच्चों के 10, 11, 12। मैंने कहा यार ये कौन है बच्चे, वैसे ही मैंने पूछा, कहती हाँ ये बच्चा बड़ा अच्छा है, इसकी मदर टीचर है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये कौन है, ये इसकी मदर सब्स्टिट्यूट टीचर है। अच्छा अच्छा, ये जो तीसरे नंबर पे बच्चा, ये उसका फादर टीचर है। हाँ, कितना मुझे उस दिन लगा कि यार मैं अपने बच्चे की खातिर मैं गलत लाइन में चल गई, काश आज मैं भी टीचर होती तो मेरा बेटा भी 12 नंबर ले रहा होता। तभी मैटर नहीं करता। बट इट इज़ अ फैक्ट, मैं आपको बताऊं, मुझे उस रिपोर्ट के बाद लगा कि आप देखिएगा वो बच्चे जो एक्सेल करते हैं पढ़ाई में, वो हैं जिनकी माएँ टीचर्स हैं, कभी टीचिंग की होगी, या ये कि उनके अंदर वो टीचर वाली क्वालिटीज़ हैं, दे इंजॉय। मेरी फ्रेंड ने अपना बैंक का करियर ख़त्म करके 4 बच्चों को होम स्कूल किया, एंड दे आर आउटस्टैंडिंग। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो compete करते हैं, वो बच्चे भी, उसमें एक बेटा उसका वो है जिसका टीचर ने कह दिया था तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते।
और वो इतना एंजॉय करती है अपने होम स्कूलिंग को। मैं आधे घंटे में मेरे कान से धुएं निकलते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज़ से मुझे गुस्सा आता है। मैथ्स में तो मैं कुछ टिका के मार भी देती हूँ, आई हेट माई सेल्फ फॉर दैट। लेकिन ये है मुस्तफ़ा, कौन सिखाएगा सेल्फ स्टडी बच्चे को? अभी आपने खुद भी एग्री किया कि बैंकिंग करियर छोड़ के होम ट्यूटरिंग पे आई मॉनिटर करने के लिए। सही है, मॉनिटरिंग प्लस ट्रस्ट, जो बच्चे का माँ के साथ, माँ का बच्चे के साथ थोड़ा सा टारगेट्स सेट करें कि तुमने एक दिन में सब ख़त्म नहीं करना, रोज़ खेलो, रोज़ मूवीज़ भी देखो, थोड़ा सा टाइम, एक बैलेंस लेकर आओ। उसके बाद तुम्हें अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो इफ़ समवन कैन अफोर्ड, वो ट्यूटर्स की तरफ भी जा सकते हैं, वो अफोर्डेबिलिटी के बेस पे, क्योंकि आजकल ट्यूटर्स का एलिमेंट भी बड़ा एक जो है ना वो कमर्शियल एलिमेंट हो गया। बहुत महंगे भी हो, लोग उठते हैं, उनको लगता है स्कूल से हमने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हम पढ़ा सकते हैं, चलो एक्स्ट्रा इनकम के लिए चले जाते हैं, फिर वो बच्चा और बर्बाद हो जाता है उससे। बहुत सारे ट्यूटर्स को देखा है, मैंने बीच में क्लास किया आते हैं। दो तीन हफ्ते, एक महीना के ट्यूशन सेंटर भेजना, और बच्चे का ये होता कि वो आधा घंटा घर में होता था, बिल्कुल। बाकी गाड़ी में इस टीचर उस Tuition टीचर, center अजान तो वेंट wasting क्रेजी, of बेचारा कर तो रहा था, मुझे खुद इतना दुख है, मैंने कहा मैं इस क्या लेवल कर रही पे हूँ। ट्यूशन सेंटर्स तो देखें बच्चे को और नेगेटिव कर देता है, क्योंकि फिर स्कूल के अंदर आपको फिर पता होता है कौन सा बच्चा किसका है, कौन सा बच्चा किसका है। बच्चा बता भी देता है कि जी फला बच्चे ने आज मुझे ये वर्ड सिखाया, आज क्लास में ये टॉपिक हुआ। ट्यूशन में तो इट्स अ टोटल न्यू वर्ल्ड फॉर दैट किड, उसको नहीं पता कौन सा क्या है। वहाँ पे स्कूल की एक जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, सेंटर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बच्चा गिरे, आए ना आए, गायब हो जाए, किसी के साथ निकल जाए, ट्यूशन सेंटर्स किसी चीज़ को अच्छा, एक और अभी क्योंकि आपके माशाल्लाह स्कूल्स हैं, मुझे एक बहुत माँ बाप के जहन में एक सवाल आता होगा, मेरा बच्चा C या D लेता है, क्या वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मुँह पढ़ना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे सारे वो एग्जांपल्स दिए कि दुनिया के इस वक्त जो टॉप नॉच सक्सेसफुल लोग हैं, नॉट सारे, नॉट ऑल, सबके सब दे वेंट द बेस्ट, फेल भी हुए, सीज वाले भी थे। देखें आज के ज़माने में इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़। रिस्क लेने वाला जो होगा, जो बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट होगा वो तो आगे निकल जाएगा, जो बच्चा पढ़ाई पे होगा वो अक्सर सिर्फ पढ़ाई पे लगा रहता है। तो क्यों कराची के स्कूल्स में बच्चों के इतने टफ मैथ्स के टेस्ट, इंग्लिश के टेस्ट, और उनकी बेस पे उनको सेलेक्ट भी नहीं किया जाता? फिर क्यों ये टेस्टिंग सिस्टम? फिर क्यों नहीं बच्चे का इंटरव्यू लेके उसको रख लेते हैं? फिर तो इंटरव्यू होना चाहिए ना बस। टेस्टिंग सिस्टम, अभी ब्रेक में मेरा से भी डिस्कशन यही हो रहा था पहले भी कि स्कूल्स का जो है वो हर स्कूल का अपना एक हिसाब है। क्वालिटी जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल्स के बेस पे बहुत सारी जगहों पे हो भी रही है, हर जगह नहीं हो रही है। तो उस बेस पे, और बच्चे भी जो हैं वो बस पढ़ना चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, वो सिर्फ एग्ज़ाम से पहले पढ़ने से चीज़ याद नहीं होती, रेक्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म होता है। इस वजह से स्कूल वाले टेस्ट लेते हैं कि ताकि उनको पता चले जब सब बच्चे एक साथ बैठे, ऐसा ना हो कोई 3 फीट दूर हो, कोई 6 फीट आगे हो, सब एक ही लेवल पे हैं। अच्छा, इस और वजह अगर से ये आपके टेस्ट किसी वगैरह स्कूल किए के जाते हैं। टेस्ट के लिए बच्चे अपेयर होते हैं और होंगे, तो किस बेस पे बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है? टेस्ट फेल करने पे किया जा सकता है। देखिए हर स्कूल की अपनी पॉलिसी होती है। बहुत सारे स्कूल्स जो है वो इस तरीके से भी करते हैं कि अगर पेरेंट्स का इंटरेस्ट टुवर्ड्स एजुकेशन नहीं होता तो वो कंसिडर नहीं करता है। इंटरव्यू, पेरेंट्स का इंटरव्यू भी साथ में ले रहे होते हैं वो। पेरेंट्स के इंटरव्यू के बेस पे बच्चे को सिलेक्ट करते हैं अक्सर, ताकि बच्चा, उनको पता हो कि बच्चा घर से क्या सीखे, घर में क्योंकि बच्चा कितना बहुत सारी literacy level बातें है। स्कूल में भी आके करता है। आज घर पे ये हुआ, मम्मा ने ये किया, पापा ने ये किया, मैं शॉपिंग करने यहाँ गया, वहाँ गया। तो जब वो नेगेटिव चीज़ें भी आने के चांसेस होते हैं तो वो प्रिंसिपल्स या जो भी इंटरव्यूज़ ले रहा होता है उसको गेज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको ज़रा थोड़ी सी बताएं ऐसी चीज़ें जो कि हेल्पफुल हों। फिर आप भी बताइए मुस्तफ़ा, मैं आपसे भी पूछूंगी, हम ऐसे क्या लाइफ में चेंजेस अपने लाएं, क्या ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि बच्चे खुद से पढ़ने लगें, और सिर्फ नादिया, बताने से मैं कुछ अभी नहीं होता। currently जो कर रही हूँ अच्छा, ना- कॉलर से भी बात करने से कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रऊफ भाई फ्रॉम कतर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। जी भाई, क्या सवाल करेंगे आप? अच्छा शो है आपका और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। और ये है कि अभी आपने कहा ना कि कुछ बच्चे वही एक्सेल करते हैं जिनके माँ बाप यूजली टीचर होते हैं, तो तमाम बच्चों के साथ मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे भी ऐसे भी देखे गए हैं जिनके माँ बाप खुद नहीं पढ़े होते लेकिन वो फिर भी टॉप करते हैं, एक्सेल करते हैं। या फिर हायर एजुकेशन में तो फिर माँ बाप साथ नहीं होते, स्पेशल एजुकेशन में या जो स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसमें हो सकता है माँ बाप हर वक्त साथ ना हो। तो इस बारे में आई डोंट थिंक सो कि माँ बाप जरूरी है टीचर हो। कुछ हद तक सही है बात जी, लेकिन ओवरऑल ये तो मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताई ना कि जब मैंने रिजल्ट्स पूछे तो मुझे पता चला कि टॉप के बच्चों के इत्तेफाक से
फैमिली में एक टीचर पे था पेरेंट, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती है। देखिए टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है ना, हम बताना चाह रहे हैं मैं और फेरा, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। एक दिन मुझे आता है जोश, मैं 1-2 दिन करती हूँ भाई, उसके बाद मुझसे नहीं पढ़ाया जाता। एक तो मुझे समझ नहीं आता, ऊपर से मुझे गुस्सा भी आ जाता है, ऊपर से तीसरा मैं पता नहीं मुझे कोई फोन आ गया, कभी कुछ हो गया, मैं उड़ के चली गई। और कुछ जो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों को वाकई बड़ा कमाल क्लैरिफाई कर देते हैं चीज़ें। मैं जब बताती हूँ तो वो मुझे हमेशा जान कहता है ये तो मेरे टीचर ने नहीं ऐसे हमें सिखाया, मेरा कोई अलग ही नया तरीका होता है बेचारा, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं इसलिए भी घबराती हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। जी मुस्तफ़ा बताएं। ठीक है, फिर मैं कहूँगा पेरेंट का टीचर होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ जो एक माहौल क्रिएट होता है घर पे, वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि मुझे कुछ करना है। अब आज के ज़माने में आप बच्चे से पूछे बड़ों के क्या बनना है, उसके रोल मॉडल्स कौन है? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जितने भी ये वाले हीरोज़ हैं, ये वाले हैं। पहले मुझे याद है व्हेन आई वाज अ किड, माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, और मुझे कुछ नहीं करना था। तो एक फिर भी एक मोटिवेशन थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। एक फिर भी एक फोकस किया जाता था कि बच्चे ने पढ़ना है। डांट पिटती थी अगर ना पढ़ रहे हो, अगर कुछ भी जो रिक्वायर्ड चीज़, अगर रिजल्ट स्टैंडर्ड पे नहीं आता। देखिए हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट लेकर आए, उसके अंदर भी बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। फिर वो जो प्रेशर होता है, बच्चा जो है वो इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है, वो डिसऑर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। 1-2 बच्चे मेरे पास आए अपने के, सर माय डैड इज़ अ डॉक्टर, और वो चाहते हैं मैं भी डॉक्टर बनूँ, पर मैं डॉक्टर नहीं बनना। मैंने कहा तो ना बनो, आप उनको समझा दें। वो जब भी उनसे मैं वो बात करता हूँ हमारे घर में फड्डा हो जाता है, फिर मुझे 2 दिन के लिए अपने कमरे में रहना पड़ता है। अब इस तरीके से वो जो फिर जो मैं बात कह रहा हूँ, ट्रस्ट वाला एलिमेंट अगर नहीं होगा, देखें आप टाइम नहीं दे सकते, आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बात तो कर सकते हैं। हाँ, 2-3 दिन कुछ वगैरह करते हैं। कम से कम देखिए उसको एहसास तो दिलाना है ना कि तुम ही हमारे हो, हम ही तुम्हारे हैं। अगर हम बच्चे को बाहर छोड़ा, ट्यूटर के हवाले किया, उसको कह दिया कि जी तुमने उसको पढ़ाना है, मैथ्स अच्छी करनी है, ज्योग्राफी अच्छी करनी है, सब कुछ करना है, वो अपने लिमिटेड टाइम के अंदर आएगा, वो घड़ी देखता रहेगा, टाइम खत्म होगा ट्यूटर चला जाएगा। He is not answerable। वैसे बात सही है, कॉम्प्लेक्सेस मेरी अपनी जगह। मैंने जब भी अजान को किसी सब्जेक्ट की तैयारी किया ना, वो उसको सालों याद रहता है। मुझे 4 साल पहले मैंने उसको कोई चीज़ पढ़ाई थी, उसको याद थी। अच्छा वही मैं ट्यूटर का पूछूंगी, उसको याद नहीं होगा। ये बात सही है कि माँ अगर मुझे समझ आ जाए कुछ, तो मैं उसको अगर पढ़ा दूं, फ्रैक्शंस को तो देख के मेरे ना सितारे नाचते, मेरे ना आंखों के आगे टी टी फ्रैक्शंस देख के मुझे चक्कर आते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वो हर एक अपने एक डोमेन होता है ना, जैसे मुझे मैथ्स और साइंस अच्छी लगती है, तो जरूरी नहीं कि कोई और मदर जो है वो मैथ्स और साइंस अच्छा पढ़ा ले। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपने बच्चे मेरे पास भेजो, मैं मैथ साइंस के लिए तुम्हारे पास है नहीं डन है। लेकिन वही है ना कि वो इंजॉय करते हैं बच्चे जो है, उनको क्योंकि एक ही टाइम में सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। वो फैमिली टाइम भी मिल रहा होता है, वो मदरहुड टाइम भी मिल रहा होता है, और वो एजुकेशन टाइम भी मिल रहा होता है। सही है। और अगर जहाँ तक इसकी बात रही है कि बच्चा पास होगा या नहीं होगा, तो मैं ये कहती हूँ सबसे पहले हमारे एज अ मदर, एज अ पेरेंट जो हमारा काम है ना, वो देखना है कि आपका बच्चा कहाँ टॉप पे जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ्स, अगर आप डॉक्टर उसको बनाना चाह रहे हैं तो वो डॉक्टर ही बन जाए, आप उसको साइकेट्रिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो वही बन जाए। हो सकता है वो क्रिकेटर बन जाए बड़ा होके, उसका पढ़ाई में दिल ही ना लगता हो, वो क्रिकेट में मास्टर हो सकता है वो किसी और चीज़ में हो। तो हमें देखना ये है कि उसको आनी हर चीज़ चाहिए, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैथ्स में उसके A ग्रेड ज़रूर आए, उसको मैथ्स आनी चाहिए। लेकिन बस ये उसको बताना ज़रूरी है कि बेटा कुछ बनना है क्योंकि हाँ, कल को वो आपके पास हर पहली तारीख को आ जाएगा, मामा खर्चा, मामा मेरी बेगम के पॉकेट मनी, मेरे बच्चों की फीस। तो बनाना तो कुछ है और करना उसको है, ये बात तो जहन में जरूर डालनी है। डायरेक्शन तो इंसान जिस एज में भी हो जरूरी है। एग्जैक्टली जरूरी है। प्यार में कभी कभी ये भूल जाते हैं ना, और हो जाता है कि बच्चे को फिर उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं, मैं कहती हूँ ग्रेड से ज्यादा ये प्रेशर हो कि तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है। लेकिन वो प्रेशर भी जो है ना, रियलाइजेशन की तरफ उसको इस तरीके से आना चाहिए कि वो समझे उस चीज़ को। उसको ये खौफ के एलिमेंट में अगर बच्चा प्रेशर में रहेगा, जो उसको आता होगा वो भी भूल जाएगा। सही बात। आपने उसको खुद एहसास दिलाना है कि देखो, अगर तुम 7 साल बाद, 8 साल बाद, वंस व्हेन यू आर मोर मैच्योर इंडिविजुअल, तुम अगर इस तरह पीछे रह जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? मैं अभी कुछ नहीं करना तुमने, तो स्टार्ट थिंकिंग कि तुमने बड़े होके क्या बनना है। तुम्हें इसी मीडिया के अंदर आना है, सही है, दिस कैन बी समथिंग जो तुम्हारी एजुकेशन के बाद आ सकता है। आपने उसको ना कह दिया तो वो, और मैंने तो अपने बच्चों के जहन में डाल दिया, बेटा माँ के पास कुछ भी नहीं है, वी आर वेरी पुअर। और वो इतना ज्यादा हो गया, उस दिन ऐसे में लिख दिया ना बच्चे ने मेरे जाके, वो आया ऐसे उसको, हाउ कैन वी हेल्प द पुअर, उसने लिख दिया द पुअरेस्ट पर्सन आई नो इज माय मदर।
मेरी माँ सबसे ज़्यादा गरीब है और मैं चाहता हूँ मेरी माँ के लिए मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, अरे मुझे उससे एहसास हो गया ना दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो आप गया। उसमें देखें तो गुड पॉइंट इज कि उसने कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं, दिस इज वेयर ही इज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड ही वांट्स टू डू समथिंग। हाउ एंड व्हाट इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन दिस किड्स। देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि द वर्ड जॉब, जिस घर पे वो वर्ड यूज हो रहा होता है वहाँ बच्चा फ्यूचर देख ही वहीं रहा होता है। वो अपना काम कभी भी, अपना दिमाग कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो लिमिटेड रहता है। थोड़ा सा हमें बच्चों को फिर एहसास दिलाना है, और पेरेंट्स से ज़्यादा या सिबलिंग से ज़्यादा, बड़े भाई बहनों से ज़्यादा कोई एहसास नहीं दिला सकता। हर बच्चे का कोई रोल मॉडल टीचर नहीं होता, या होते भी हैं तो वो बहुत 1 साल 6 महीने हुए, बच्चा ग्रेजुएट हुआ, टीचर पीछे रह गया, बच्चा आगे निकल गया, वो इस तरीके से रह जाता है। तो सही। द रोल हैज़ टू बी देयर। जी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जैनब फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं आप जैनब? मैं ठीक, अल्लाह थैंक यू सो मच। आपने मैं शदीद सॉरी कि आपको इतना होल्ड करना पड़ा। जी आप बताएं। आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे और बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। इतना होल्ड करने के बावजूद प्यारी लग रही हूँ। बड़ी आप यार स्वीट हैं, आपका बड़ा नेक दिल है माशाल्लाह। हाँ बताओ। मैं तो वेट करी थी डांटे की। सवाल ये था कि एक जो बच्चा किसी भी लेवल में, बोर्ड का लेवल जब उसका नहीं होता तो 8 तक जो लेवल होता है वहाँ तक अगर वो A+ लेता है, फर्स्ट आता है पोजीशन में, ही इज़ अ पोजीशन होल्डर, और जब वो बोर्ड के लेवल में आता है तो उसके कंपार्ट्स आते जा रहे हैं, उसकी सप्लियाँ आती जा रही हैं, और फिर आगे जाके फ्यूचर में भी वही बच्चे अक्सर कामयाब होते हैं जिनका CD ग्रेड होता है। जी अक्सर मैंने जो देखे हैं, मुझे जो पता है अक्सर। ये देखिए ना मुस्तफा बैठे हुए, सबसे बड़ी एग्जांपल इनका स्कूल है माशाल्लाह, आज मल्टीपल बिजनेसेस हैं और इन्होंने खुद D से ऊपर नहीं कभी कोई ग्रेड लिया। जी, और अक्सर ये A+ ग्रेड के जो होते हैं बच्चे, ये आगे जाके बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। क्यों, क्या वजह? ऐसा तो नहीं, लेकिन आपको क्या वजह लगती है? मुझे ये वजह लगती है कि वो मतलब रट्टा तोते जो होते हैं ना, रट्टे मारते हैं जो, बस वही बच्चे, क्योंकि आगे हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है और उनके पास वो होती नहीं है। उनको सिर्फ रट्टे का पता होता है तो वो रट्टा मारते हैं और उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है। तो आगे जो एंट्री टेस्ट होते हैं NTS के, ईटा के, उन सब में तो नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसमें थोड़ी वो कहते हैं कि हम आपको इस सिलेबस में से निकाल के दे रहे हैं। उसमें तो जो स्पेसिफिक नॉलेज है जी जी सबके पास होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच। ये मुस्तफा, हाँ आप ही जवाब दें इसका। मैं अग्री करूँगा इनसे काफ़ी हद तक, क्योंकि बात वो ये, अभी रिसेंटली एक कैजुअल्टी हुई एक बच्चे की, पढ़ाई में बिल्कुल डफर था, लेकिन वो शरारती बच्चे होते हैं जो उस एक स्ट्रीट स्मार्टनेस उनके अंदर होती है, वही चीज़ होती है जहाँ वो ये सोचते हैं कि अगर बराबर में बॉल गई है घर के बराबर वाले घर में, तो क्या मैं इंतज़ार करूं रात तक कि अंकल आएंगे बॉल देंगे, या फिर मैं कोई और तरीका सोचूं। जो A वाला बच्चा को तो बिल्कुल बैठा रहेगा कि यार सब्र करो। जो BCD, मैं ये नहीं कहूँगा कि CD वाला बच्चा हो, जो लगता नहीं होगा पढ़ाई में इतना अच्छा हो, वो मुझे सोचता रहेगा यार इस टाइम को मैं यूटिलाइज कैसे करूं। अगर मैं एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी होता है कि अजान को इतनी चीजें समझ आ जाती है, जल्दी याद रहती है, ये इतना स्मार्ट है, और जब ये ज्योग्राफी हिस्ट्री पे आओ तो तारे जमीन पे बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। भाई वो बिल गेट्स का कोट मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन उसने एक कोट किया था कि आई थैंक टू द वन जिसने मुझसे ज़्यादा नंबर लेकर मुझको फेल कर दिया, कुछ ऐसा टेस्ट हुआ था, एंड नाउ ही इज एम्प्लॉय इन माय कंपनी एंड आई एम द ओनर। तो बिल गेट्स तो फेल हुआ है, फेलियर में था, बट स्मार्टनेस थी किया। जरूरी नहीं है कि हम और कुछ लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी होता है, बच्चे भी कब पलट जाएं। मुझे खुद 9th में जाके कोई एहसास हुआ कि यार ये पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कभी कभी टर्निंग पॉइंट जो आते हैं, बच्चा कब आपका एकदम, लेकिन अगर 10th तक भी नहीं सही आ रहा ना, फिर उसको चाहिए जरा। अच्छा, पढ़ने का जो एक और तरीका, अभी मैंने लॉकडाउन का ही, मैं अभी मुस्तफा को भी बता रही थी कि मैंने नोटिस किया हो कि भाई लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है, तो जो टॉपिक्स थे, स्कूल भी नहीं है कुछ भी नहीं, जो टॉपिक्स थे मैंने उससे रिलेटेड वीडियोज़ निकाली यूट्यूब पे। मतलब वो उनको बुक पढ़नी नहीं थी इब्राहिम को ना, बुक्स साइड में, और दिल ही नहीं चाह रहा, तो उससे रिलेटेड वीडियोस और जो नॉवेल्स थे इंग्लिश के, शेरलॉक होम्स था, उसका पूरा हमने वीडियो, पूरी उसकी मूवी मिलके बैठ के देखी। अब टीचर ने तो ये नहीं करना था ना, बैठ के देखी, ट्यूटर ने ये नहीं करना। फिर देखें, मैं फिर कहूँगा मिलके बैठ के देखी, द रोल ऑफ द पेरेंट। क्योंकि देखें, आपने बच्चे के साथ बैठ के एजुकेशन एलिमेंट भी कवर कर लिया,
फैमिली टाइम भी कवर कर लिया, प्लस उसको एहसास दिलाया कि आई एम विद यू। और अक्सर बच्चा जो है ना, आप उससे पूछें यार बताओ ये किस तरीके से होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने अब्बू को जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करना सिखाया, सब चीज़ यूज़ करना सिखाई, उनको बड़ी खुशी होती है मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया। फॉर मी इट वाज नथिंग। लेकिन इसी लेवल पे बच्चे से अगर आप खुद कहें मुझे ये सिखा दो, ऑटोमेटिकली बच्चा ज़रा सा सुपीरियर होता है, फील करता है, फिर वो कहता है कि चलो यार कोई बात नहीं, माँ ही सिखा देते हैं, क्या हुआ। और माँ जो है ना कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देती है। अजान का पिछले दिनों टेस्ट था मोहिंजो दाड़ो, याद करो ना उसका सारा सिविलाइजेशन एंड एवरीथिंग। कॉपीज मैंने खोली, कुछ भी नहीं था, टीचर ने कुछ काम ही नहीं कराया। बता बुक से पढ़े खाली आपने पढ़ाया है ना, मेरी अम्मा ने 5 दफा वो लेवल्स अब किया। अगले दिन टेस्ट था, मैंने 2 दिन बाद टेस्ट था, बच्चा परेशान। और जब मार्क मैंने किया कि यहाँ से यहाँ तक आंसर हुआ, वो तो एक एक पेज बन रहा था, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल। मैं कहती हूँ किसने ग्रेड 6 के लिए ये चैप्टर इतना मुश्किल। हाँ, लिखना भी उर्दू में था, नहीं इंग्लिश था, अच्छा सही। इंग्लिश में था, वो इतना मुश्किल कि मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता जान इतने लंबे लंबे जवाब याद करे। मैंने उसे कहा बेटा कल पढ़ेंगे। मैं रात को बैठ गई कॉपी लेके और बुक लेके, और आप यकीन करो इतने मुश्किल मुश्किल सवाल के जवाब थे, और मैंने उसकी बड़े मजे से 3 लाइनों के जवाब निकाले। अच्छा, जो कवर हो गया। इसी टॉपिक के हवाले से कहूंगा, एंड देन ही वाज फाइन। टीचर ने ये काम नहीं किया जो कि 27,000 फीस मैं जहाँ देती हूँ। बड़ा एक और आसान हल भी होता है, जिस तरह उन्होंने पे भी बात की, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, इनकी आपको डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो बच्चा जब एक चीज़ देखता है ना, साथ साथ वो विजुअलाइज कर रहा होता है, और जब फिर उसको लिखना हो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो विजुअल्स होते हैं उसके सामने लिखने में आसानी पैदा करते हैं। And after watching the video में बड़ा फायदा होता है इस चीज़ से। उसके बाद मैं कुछ सवाल अपने ही अंदर कंपोज कर रही होती हूँ while watching all that, और उसके बाद मैं पूछती हूँ तो वो बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं। बट आई वाज सरप्राइज कि ग्रेड 6 के बच्चे के लिए इतना मुश्किल चैप्टर, इतना मुश्किल लिखा हुआ। ये हमारे यहाँ हम चुन के बहुत मुश्किल किताबें नहीं लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे सेल्फ स्टडी मुश्किल हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोकल सिस्टम है वो तो 1980 से चलता हुआ आ रहा है, उसमें कुछ खास चीज़ें अप्रोच नहीं हुई। और जो हम दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें आप अर्ली स्कूल पे जाती हैं तो अर्ली या फाउंडेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उसके अंदर हम फिर बाहर के मुल्कों के प्रोग्राम्स को अडेप्ट करके यहाँ पे लेकर आते हैं। तो अब मैं जैसा दुबई में एक स्कूल में वो कौन सा वो जो किंग है जिसने कैथलिक किंग जिसने अपनी बीवी को मरवाया था, उसकी बहुत सारी बीवियाँ थी, किंग समबड़ी, हमें नाम हमेशा भूल जाते, नाम मुझे याद नहीं रहते, अपने रिश्तेदारों के नाम नहीं याद रहते, तो किंग का कहाँ से याद रहेगा। मेरी हुई नहीं, मुझे पता। किंग जेम्स था, पता नहीं कौन सा था। आपका तो पता चलेगा आपको 100 दिन बाद, अल्लाह खैर करे। हाँ, वो एक अलग शो है। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि जो बुक में था कॉमिक की सूरत में बताया, किंग की बीवी उसने बिहेड कर दिया था अपनी बीवी को, तो उसकी ऐसी वाली फोटो एक कॉमिक में पूरी स्टोरी बता दी। हालांकि इतना हवलनाक किस्म का वो, आप अगर आप पढ़ें ट्यूडर्स में उसकी पूरी स्टोरी है, नेटफ्लिक्स पे है। इतनी खौफनाक हिस्ट्री को इतने कॉमिक तरीके से ना, बीवी को ऐसे कर दिया, फिर ये हो गया, फिर वो नया किंग आया, फिर उसने इसको मरवा दिया, और उसको सारी स्टोरी थी पिक्चर्स के साथ, पूरी हिस्ट्री। पता है बच्चे को बहुत फॉर द लॉन्ग टाइम याद रहता है। इनफैक्ट ऐसा रहता है कि अपने बच्चों को याद रहना था। डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे ना, उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह दिखाई जाती हैं जो कॉमिक के अंदाज में होती हैं, बच्चा गलत को सही समझ जाता है। नहीं, लेकिन स्टोरी तो हिस्ट्री तो है ना, आप क्या करें, हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। पिक्चर्स को देख के वो कर रहा है ना, नहीं वो बहुत फनी थी, वो फनी था, नहीं जबान बाहर नहीं, ड्रॉनी नहीं थी, बकरीद याद आ गई। लेकिन अब उसने बताना था ना कि वी बिहेडेड द वाइफ, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन इतना कम अल्फाज और पिक्चर्स ज्यादा, तो वो देखने की वो स्टोरी बच्चा भूल ही नहीं सकता, और आपको इवेंचुअली बात समझ आनी चाहिए, लिखिए आप अपने अल्फाज में। तो जो मुस्तफ़ा और फहरा कहना चाह रहे हैं, जो बात समझ में आई कि अनफॉर्चुनेटली सेल्फ स्टडी की आदत आपको एज अ पेरेंट खुद ही दिलवानी पड़ेगी बच्चे को, माहौल बनाना पड़ेगा। और बच्चे और फिर जितनी आप मेहनत करें, बच्चे को अपने टाइम पे समझ आना है, जब उसको लगेगा कि हाँ अब लाइन पे आ जाओ बेटा। लेकिन स्टोर हो रहा होता है, वो उस वक्त नहीं मान रहा, दिमाग के कोने में बैठ जरूर रही होती है बात। जी, ये कोई रेस नहीं है जिसमें सब बच्चों ने एक साथ ही खत्म करना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं। अब हम स्लो वालों के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो जो जिस पेस पे वो जा रहे होते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, और सबसे ज़रूरी जो है बातें वही, आपने अपने बच्चे को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है। एग्जैक्टली। अगर सब बच्चों के ग्रेड्स तो आ गए A+, लेकिन अगर ये तरबियत इज ऑलवेज ऑन तरबियत खराब हुई, अगर ये जालिम लोग निकले, दूसरों पे जुल्म करने वाले निकले, तो वो A+, वो दौलत, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छा इंसान बनाएं, अच्छा पाकिस्तानी बनाएं, तब समझें A+ है ये बच्चा। Forget about the grades, then he is A+ for the nation and for the whole world। एक एसेट बनाएं उसको दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया
मुस्तफ़ा फॉर बीइंग ऑन द शो थैंक यू मैम। एंड थैंक यू सो मच उफेरा, Thank you. बहुत अच्छा लगा, ऑलवेज अ प्लेजर। ब्रेक तो नहीं, अब तो शो खत्म हो रहा है, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मसले सबकी लाइफ में, इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको डील कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी जिसमें छोटे छोटे स्टेशन नहीं आते, वो कौन से आते हैं, लाहौर से आप इस्लामाबाद जाओ, भेरी वाला, गुजरावाला, गुज्जर खान स्टेशन आते हैं ना, ऐसे इंजॉय करते हुए हर चैलेंज और हर परेशानी को चलिए। अब ये स्टेशन आ गया, अब यहाँ हमने इसको देखना है, इससे डील करना है, तब ताकि ट्रेन आगे चले। Enjoy every day of your life and deal with every problem with a smile. Thank you so much for watching. Khuda Hafiz. Take care and bye-bye.